राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो बहुत खटारा बिल्डिंगों में चलता था, आजकल बहुत अच्छी बिल्डिंगें बन गई, वो भी दिखाई पड़ता, लेकिन कहीं विचार कहीं कमजोर होता दिखाई पड़ा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने विगत 100 वर्षों में, 4-5 पीढ़ियों में जिस प्रकार का सतत त्याग और समर्पण का कार्य किया, जिसे अब 100 वर्ष पूर्ण होने पर सिक्का जारी करते समय प्रधानमंत्री जी ने भी अपनी स्पीच में उल्लेख किया था, उसने वो एक आधार बनाया है जिससे भारत के राष्ट्रवाद का सुदृढ़ आधार बनकर खड़ा हुआ है, और इस वजह से आज सबसे ज्यादा अटैक उसके ऊपर हो रहा है। प्रवक्ताओं की उतनी आवश्यकता नहीं रह गई है, उस तरीके के प्रवक्ता क्यों नहीं है? उन्हें लगा 14 में चलो तुक्का लग गया, 19 में तो हम आ ही जाएंगे। तो आपने देखा 14 से 19 के बीच में जितनी भाषा की मर्यादा गिरी, उससे ज्यादा 19 से 24 के बीच में गिरी। सबरीमाला का मसला चल रहा है, उसमें महिलाओं के सम्मान की बात हो रही है, कोर्ट में मामला गया हुआ है। नवरात्र होती है तो उद्यापन करने के बाद 9 कन्याएं खिलाते हैं हम, तब तो कोई नहीं कहता इसमें जेंडर इनइक्वालिटी है, तो 4 या 5 लड़के भी होने चाहिए ना। वहां पर स्त्री शक्ति के तत्व की प्रधानता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटा गया तो ये माना जाता था कि ये उनका मसला है, मुसलमानों का मसला है, तो उनको देखने दिया जाए। दबाव बनाए रखने के लिए या महिलाओं के साथ अन्याय करने के लिए मुझे मजहब की इंपॉर्टेंस दिखानी है। पीडीए अखिलेश यादव लेकर आते हैं लगातार, राहुल गांधी भी जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो भी सवाल उठा रहे हैं। राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं कि 16 मई 2014 को जिस दिन रिजल्ट आए, आखिरी कैबिनेट जो थी मनमोहन सिंह जी की, उसमें कितने ओबीसी थे? ट्रंप जो कहता है उस पर ओके कर देते हैं मोदी जी, चाहे ऑपरेशन सिंदूर के समय रुकवाना हो या अभी बार बार टैरिफ को लेकर लगातार बयानबाजी हो, भारत की तरफ से उस तरीके से प्रतिकार नहीं हुआ। विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि जो ऑपरेशन सिंदूर का समय था 22 अप्रैल से लेके, और उन्होंने कोई अगस्त तक की डेट, इस दरमियान भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच में कोई टेलीफोनिक बातचीत नहीं हुई। आफ्टर मोदी क्या, जनसंघ से लेके भाजपा तक, यानी 45 साल भाजपा और जनसंघ जोड़ लें तो 75 साल, भाजपा को आज तक के अपने सर्वोच्च स्थान तक पहुंचाया है, और दूसरे लोग वो हैं जिन्होंने 140 साल की कांग्रेस को निम्नतम स्तर तक पहुंचाया। हिंदू तनमन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू, मेरा परिचय। नमस्कार, मैं हूं राजकिशोर। अमर उजाला के विशेष पॉडकास्ट अनम्यूट भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज अनम्यूट भारत में हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है, अगर मैं ये कहूं कि विज्ञान और अध्यात्म, एक हाथ में उनके विज्ञान है, दूसरे हाथ में अध्यात्म का विशद संसार है, और दोनों को वो जिस तरीके से समान अधिकार के साथ में जनता के बीच में जब रखते हैं तो लोग न सिर्फ सुनते हैं बल्कि समझते हैं, और वो ऐसा कुछ होता है कि लगातार उनके स्मृति पटल में अंकित होकर रह जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सदस्य और प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका पहले तो, लेकिन डॉक्टर आपके नाम के आगे ही लगा है, लेकिन आमतौर पे प्रवक्ताओं से ही मैं शुरू करता हूं। कारण यह है क्योंकि आज की तारीख में आईटी सेल, नैरेटिव, सोशल मीडिया, इसका शोर ज़्यादा हो गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या जो तमाम जो राजनीतिक दल होते थे, उनके प्रवक्ताओं का अपना एक कद होता था, एक उनका अपनी हनक होती थी। आज की तारीख में शोर शराबा है, तो आपको लगता है कि प्रवक्ता का जो दायित्व या जो उसकी गरिमा थी वो कहीं ना कहीं नीचे आ गई है? हालांकि मैं कहने मुझे संदेह नहीं है कि प्रवक्ता के नाम पर जब भी किसी भी राजनीतिक दल में मैं बात करता हूं, सबसे पहले वो आपका नाम लेते हैं, लेकिन क्या ये धीरे धीरे ये परंपरा या इन सब चीज़ों की ज़रूरतें ख़त्म हो जाएंगी क्या? देखिए, राजनीति में जो आज मर्यादा का जो पतन होता जा रहा है, ये अपने आप में बहुत चिंता का विषय है। और प्रवक्ताओं की क्या बात कही जाए, विगत 18-19 वर्षों से जब शीर्ष स्तर के नेता लोग अपनी भाषा की गरिमा को उत्तरोत्तर निम्न डालने लगेंगे, और फिर कुछ एक ऐसी प्रतिस्पर्धा सी प्रारंभ हो जाएगी कि प्रधानमंत्री मोदी जी के विरुद्ध कौन कितने खराब से खराब शब्दों का प्रयोग करके अपने पॉइंट स्कोर कर लेगा, तो फिर मानी हुई बात है कि जैसे प्राचीन काल में कहा जाता था यथा राजा तथा प्रजा, तो यहाँ क्या होता है यथा नेता तथा प्रवक्ता। अब अगर श्रीमती सोनिया गांधी जी ने 2007 में मौत का सौदागर बोला, हम अपनी सरकार आने से पहले की बात कर रहे हैं, और 2014 के चुनाव आने से पहले मोदी जी की बोटी बोटी काट डालूंगा, तू चाय बेच, और जाने क्या क्या बातें बोली गई,
जाति सूचक चीज़ों को लेके, अन्य चीज़ों को लेके। ये तो मैं 2014 से पहले का बोल रहा हूँ। और बाद में मुझे लगता है कि उत्तरोत्तर हो रही राजनीतिक पराजय के कारण विपक्षी दल और मुख्यतः कांग्रेस, मुझे लगता है कि विक्षिप्तता की अवस्था में आकर इस प्रकार के शब्दों को इतना नीचे लाती चली जा रही है, तो उनके प्रवक्ता उसी के अनुरूप बड़ा ही उच्छृंखल और उद्दंड आचरण करते जा रहे हैं। ये मैं लगता हूं, मेरा मानना है, राजनीति के लिहाज से बहुत उचित नहीं है। अगर जनता को तथ्यपरक, वस्तुनिष्ठ और तर्कपूर्ण शैली में विषय कहना चाहिए, उसके साथ आप उसमें कुछ साहित्यिक जोड़ लें, उसके अंदर आप कुछ कविता जोड़ दें, वो प्रस्तुतिकरण होना चाहिए। अब तो तमाम जगहों पे तो बस गाली गलौज के समकक्ष स्थितियां आ गई हैं, तो मुझे लगता है ये बहुत चिंताजनक है। दरअसल ये सवाल मैं सिर्फ, मुझे लगता है कि मौजूदा समय में मैं सिर्फ आपसे ही पूछ सकता हूँ। उसका कारण ये है कि आप राज्यसभा में जिस सीट पे पहुंचे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत ही बौद्धिक चेहरा, और उसके बाद बौद्धिक चेहरा मैं आपको भी कहता हूँ, अरुण जेटली की सीट है, वहां पर आप पहुंचे। मुझे याद है कि सुषमा स्वराज, जिस तरीके की वो शुद्ध संस्कृत निष्ठ, उर्दू निष्ठ, जैसे भी हिंदी उनसे बुलवानी हो बुलवा लीजिए, और उन्होंने भी एक बार कहा था, ये मुझे बहुत ठीक से याद है, मैं भारतीय जनता पार्टी उस समय कवर करता था, कि प्रवक्ताओं की जो हमारी अपनी अपनी लीग जारी, उसमें आपका नाम उन्होंने प्रमुखता से लिया था। लेकिन क्या उसके बाद प्रवक्ताओं की उतनी आवश्यकता नहीं रह गई है? उस तरीके के प्रवक्ता क्यों नहीं पैदा होते? मैं, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के नाम लिए हैं, भारतीय जनता पार्टी में भी उस स्तर पर सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, प्रमोद महाजन, इस तरीके के प्रवक्ता होते थे, अब कहाँ हैं? देखिए, यहीं पर मैं ये कहना चाहूँगा कि हम विपक्ष में थे और स्वर्गीय प्रमोद महाजन जी, स्वर्गीय अरुण जेटली जी, स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी किस स्तर की बातें रखते थे सदन के अंदर अथवा सदन के बाहर। कभी आपने देखा था कि हम लोगों ने कभी इस प्रकार की बातें, हल्की बातें, हल्की भाषा का प्रयोग, निम्न स्तर की भाषा का प्रयोग कभी नहीं किया। और रही बात इसकी कि किसी को लगता है कि उसके साथ ये हो रहा है, उसके साथ वो हो रहा है, तो याद करिए उस समय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध क्या क्या षड्यंत्र नहीं रचे गए थे केंद्र सरकार के द्वारा। अमित शाह जी को तो षड्यंत्र पूर्वक, छल पूर्वक जेल में डाल ही दिया गया था, जो बाद में उनके जब कोर्ट ने जजमेंट दिया तो ये कहा ही पॉलिटिकली मोटिवेटेड था। और तो और छोड़िए, पूरे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को हिंदू आतंकवाद और क्या क्या किया गया, इसके बावजूद कभी आपने उस दौर में मार्क किया हो कि गरिमा गिराई शब्दों की? नहीं, धारदार ढंग से उन लोगों ने कहा। और मैं कह सकता हूं कि सुषमा जी, अरुण जेटली जी जिस स्तर के प्रवक्ता थे, और सुषमा जी का भाषा पर जो नियंत्रण था और जो प्रवाह था, ये किसी भी प्रवक्ता के लिए आदर्श होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि उस ढंग की चीजें थी। मगर अब प्रॉब्लम क्या है, ताली तो दोनों ही हाथ से बजती है। अब मैच में खेलने वाली दूसरी टीम, उसके सामने समस्या आ गई है। तब वो बैटिंग करते थे, हम बॉलिंग करते थे। अच्छा, उन्हें लगता था कि वो तो बैटिंग ही करने के लिए आए हैं। बैटिंग करना अर्थात सत्ता में रहना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। अब जब से उनकी बॉलिंग आई, उन्हें लगा 14 में चलो तुक्का लग गया, 19 में तो हम आ ही जाएंगे। तो आपने देखा 14 से 19 के बीच में जितनी भाषा की मर्यादा गिरी, उससे ज्यादा 19 से 24 के बीच में गिरी। मोदी तेरी कब्र खुदेगी और मर जा और हिटलर और मतलब विद ड्यू रिस्पेक्ट और कुत्ते की मौत जैसे शब्दों तक का प्रयोग किया गया। फिर 24 के बाद तो वो एकदम पराकाष्ठा आ गई। आपने देखा नेता प्रतिपक्ष किस ढंग से गुरु नानक देव और भगवान शंकर की फोटो लेके यूं यूं हरकतें, और सदन के अंदर भी जो कुछ शुरू हो गया। तो मुझे लगता है कि टीम को ये सोचना चाहिए कि भाई, अगर बॉलिंग करने वाली टीम बॉलिंग करने को तैयार ही नहीं है, वो सिर्फ झगड़ा करने को तैयार है, और फिर कहे कि मैच तो दोनों को मिलकर ही लेना है, तो उन्हें सोचना चाहिए कि अब एक जिम्मेदार गंभीर विपक्ष की भूमिका आचरण और भाषा दोनों के साथ कैसे निभाई जा सकती है, इसके लिए उनको हमारे पूर्ववर्ती जो नेता थे, जिसमें सुषमा जी और अरुण जेटली जी दोनों सदनों में नेता प्रतिपक्ष थे, उनसे देखना चाहिए। उससे पहले अटल जी रहे, उनसे देखना चाहिए। मैं तो कहूंगा कांग्रेस खुद देखे। डॉक्टर मनमोहन सिंह नेता प्रतिपक्ष थे राज्यसभा में अटल जी के दौर में, कभी उनकी भाषा शैली में देखा? और मैं यह भी कहना चाहता हूं, सोनिया गांधी जी लीडर ऑफ अपोजिशन थी अटल जी की सरकार के समय में। उस समय में भाषा इस सीमा तक नहीं आई थी। ये जब से राहुल गांधी जी वाली कांग्रेस आ गई है, तब से मुझे लगता है कि एक तो एक बहुत डेस्परेशन है, क्योंकि 140 साल के इतिहास में पहली बार कांग्रेस 10 साल सत्ता से बाहर रही। आप कहेंगे 140 साल कैसे बोला? 1885 से तो कांग्रेस के साथ अंडरस्टैंडिंग ही थी। 1910 तक तो
कांग्रेस के तमाम अध्यक्ष ब्रिटिश सरकार के सेक्रेटरी रहे थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के एमपी रहे थे। 1910 में, यानी जिस साल वीर सावरकर को सजा दी गई 2 जन्मों की, उस साल ब्रिटिश सरकार का पूर्व सचिव और उस समय शायद लेबर पार्टी के एमपी विलियम वैटनबर्न कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो सत्ता के साथ मतलब बड़ा सामंजस्यपूर्ण चलता रहता था। 46 से तो अंतरिम सरकारी बन गई थी, 37 में स्टेट्स में इलेक्शन में आ गए थे। तो पहली बार 10 साल सत्ता से बाहर। तो एक बार मैं बचपन में सुना था, अटल जी अपनी स्पीच में बोले थे कि कांग्रेस सत्ता के बगैर रह नहीं सकती है। वो सत्ता के बगैर ऐसे छटपटाती है जैसे पानी के बगैर मछली छटपटाती है। और उस छटपटाहट में इस समय उसे पानी भी नहीं मिल रहा है, लग रहा वो कीचड़ में छटपटाना शुरू कर दिया है। तो उस कीचड़ के छींटे अब उनकी पार्टी से लेकर समाज के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में दिखाई पड़ने लगे हैं। और मैं इसको एक दुखद पहलू मानता हूं भारतीय राजनीति। तो सुधांशु जी, लेकिन बस इससे जुड़ा हुआ एक और सवाल, आपको विपक्ष में भी ऐसा कोई प्रवक्ता, ऐसा नेता नहीं लगता जिसको आपका सुनने का मन करता हो, लगता हो कि हाँ ये बात कर रहा है तो इसमें कुछ वजन है? क्योंकि मुझे ये याद आता है कि जब अटल जी या तमाम लोग कुछ बोला करते थे तो सत्ता पक्ष के लोग भी उनको बहुत गंभीरता से सुना करते थे। अभी ऐसा कोई प्रवक्ता, वक्ता आपको समझ में नहीं आता है? देखिए, विगत 14 वर्षों से मैं टीवी डिबेट कर रहा हूं, और जब मैंने प्रारंभ किया तो कांग्रेस के किन किन लोगों के साथ मुझे डिबेट करने का अवसर मिला है, उसमें जनार्दन द्विवेदी जी, सत्यव्रत चतुर्वेदी जी, प्रमोद तिवारी जी, चिदम्बरम साहब, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, वहां से लेके फिर मनीष तिवारी। तो मैं कांग्रेस के नेताओं से पूछूं, क्या वो आज के लोगों की उनके समकक्ष तुलना कर सकते हैं? गुलाम नबी आजाद साहब के साथ भी किया है। मैं जब राज्यसभा में नया नया आया तो नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद साहब थे। मैंने देखा उनकी भाषा शैली में कभी कोई ऐसी बात नहीं थी। मैंने आपसे कहा ना, जो जो सत्ता लगता जा रहा है कि हाथ से छूटती जा रही है, त्यों त्यों इस प्रकार का एक अमर्यादित आचरण, अभद्र भाषा, अपमानजनक भाषा, मुझे लगता है ये कांग्रेस के फ्रस्ट्रेशन की वजह से ज्यादा हो रहा है। आपके ऊपर डॉक्टर साहब बड़े आरोप लगते हैं, क्योंकि होता क्या है कि शोर शराबे में टीवी डिबेट हुई, सदन में चर्चा हुई, उसके बाद बातचीत खत्म हो जाती है, लोगों को याद ही नहीं आता शोर में क्या हुआ। लेकिन आप कुछ बातें बोलते हैं, उसके बाद उन पर चर्चा होती, कहा था कि ये एक वहाँ पर गुगली आ गई। अब होता क्या है कि आप वेद, पुराण, उपनिषद से कुछ लेकर आ जाएंगे, दूसरी तरफ आप जो है क्वांटम थ्योरी, आप डायनामिक्स भी लेकर आ जाएंगे, आप स्टीफन हॉकिंस को भी लेकर आ जाएंगे। तो विज्ञान और आध्यात्म का जो आप ये संगम लेकर चलते हैं, लोग कहते हैं कि जो मौजूदा तथ्य, मौजूदा विषय, उसको इतिहास और विज्ञान और अध्यात्म की ढाल बनाकर सुधांशु त्रिवेदी पीछे छोड़ देते हैं, मौजूदा विषयों से भाग जाते हैं। देखिए, अगर हम कहें कि मौजूदा समय में, पहले तो पीछे कौन भागता है, मैं उसकी बात बताना चाहता हूं। आज डिजिटल जमाना है, जरा रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिएगा, सबसे ज्यादा बार भारतीय जनता पार्टी या संघ के विरुद्ध, यद्यपि वो निराधार आरोप है, कांग्रेस ने सबसे ज्यादा या तो नाथूराम गोडसे का विषय उठाया होगा या अंग्रेजों के जमाने का विषय कि स्वतंत्रता आंदोलन हमने लड़ा, ये कहां थे, वो विषय अलग है, उस पर मैं जवाब पूरी तरह दे सकता हूं। तो सीधे 80 साल पीछे कौन जाता है? वो हम नहीं जाते हैं, हम तो वर्तमान समय में रहना चाहते हैं। अब आइए बिल्कुल वर्तमान समय की बात करते हैं। सबसे आधुनिकतम टेक्नोलॉजी क्या है? एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजी क्या है? क्वांटम कंप्यूटर। अब मैं उनसे पूछूं कि क्वांटम फिजिक्स जब आई है, उसके जो 3 फोर फादर्स माने जाते हैं, नील्स बोर, मैक्स प्लैंक, वर्नर हाइजेनबर्ग, मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं, हमारे विपक्ष वालों ने कभी पढ़ा है उनको, उनकी पुस्तकों को? मैं क्लास 10th में था और मेरा उनका ये तो कंफ्यूजन है कि वो विज्ञान पढ़े कि अध्यात्म पढ़े। नहीं, मैं यही कह रहा हूं, अगर उन्होंने पढ़ा हो तो उनका दिमाग खुल जाना चाहिए। इन तीनों साइंटिस्टों ने सीधे वेदांत दर्शन और भारतीय दर्शन को और उपनिषदों को अपने ज्ञान के स्रोत के रूप में उल्लेखित किया है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के प्रांत के लोग गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की इस उपलब्धि को कि हाइजेनबर्ग उनसे प्रभावित हुआ और उसने जाकर यह दिया, यही नहीं बताना चाहते। अब आप सोचिए कि हम खुद अपने को भूल जाएं और एटम बम, तो ईरान और उसकी लड़ाई में यही है ना कि एटम बम नहीं बनने देंगे। तो आज वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा टेक्नोलॉजिकल पावर शिफ्ट हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, वो था एटम बम। और एटम बम 16 जुलाई 1945 को जब ट्रिनिटी एक्सप्लोजन हुआ
तो एटम बम के आविष्कारक रॉबर्ट ओपेनहाइमर का पहला सेंटेंस क्या निकला था, इसे देखकर मुझे गीता का वह वाक्य याद आ रहा है कि यदि सृजन भी मैं हूं तो विध्वंस भी मैं हूं। और यह सहज ही नहीं निकला था। रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने 1933 से संस्कृत पढ़ना शुरू किया था और गीता उन्होंने डायरेक्ट पढ़ी थी। ओपेनहाइमर मूवी में यद्यपि बहुत गलत ढंग से दिखाया गया उसको, मगर फिर भी इस बात का उल्लेख किया गया है। और फिर मैं अपने युवा साथियों से कहूंगा और विपक्ष के साथियों से, देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि 1835 में जो मैकॉले हमारे दिमाग में भर गया, 2035 में उसके 200 साल पूरे होंगे। मैकॉले की मानसिकता से लड़ने का यह समय है। डॉक्टर साहब, आपने मैकाले की मानसिकता से लड़ने की बात कही है, लेकिन जो सच बात यह है कि आज की तारीख में जो युवा है देश का, वो सबसे ज़्यादा जो संघर्ष कर रहा है वो अपने रोजगार के लिए कर रहा है। उसको अपना भविष्य अंधकार में दिखाई पड़ता है। इस समय जो वैश्विक परिदृश्य है उसमें खासतौर से वो बहुत ज़्यादा अधीर हो रहा है। ऐसे में सरकार क्या कर रही है और क्या करना चाहिए? देखिए, सरकार ने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि विविध प्रकार के रोजगार के अवसर उत्पन्न हो, और इसके लिए रोजगार के अवसर, यहां समस्या क्या है कि हमें यह भी समझना होगा रोजगार के अवसर और नौकरी में मूलभूत अंतर है। जैसे जिस जमाने में हम लोग पढ़ते थे, आप लोग भी जब पढ़े होंगे, जब पास आउट होकर निकले, तब नौकरी का मतलब सरकारी नौकरी होता था और प्राइवेट नौकरी को कोई नौकरी। फिर एक विचार आया और पिछली 30 सालों में आपने देखा है प्राइवेट सेक्टर में लोगों ने बहुत सारे काम किए, तो एक पैराडाइम शिफ्ट आया 90 के दशक में। वैसे ही अब आवश्यकता है कि हम नौकरी के बियॉन्ड जाकर भी सोचें, और मैं इसका उदाहरण देना चाहता हूं। जैसे जमीनी स्तर पर प्रधानमंत्री जी ने विश्वकर्मा योजना प्रारंभ की, मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप, इन सब में आप 20 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। मैं एक छोटी सी बात कहूं, अगर 4 लोग जो काम करने वाले हैं, कारपेंटर का काम करने वाले, मिलकर 80 लाख का लोन लेकर किस प्रकार की नई कंपनी के साथ अपनी एक यूनिट बना सकते हैं और उनको कहीं बहुत ज्यादा उससे बेहतर वो चीज प्राप्त होगी। यहां पे एक जरा मार्क करिए, नौकरी के लिए ज्यादा जो पेंचांट है वो कहां है? उत्तर प्रदेश और बिहार में। उसके बाद आप आइए दक्षिण भारत में, तमिलनाडु में। अब आप उत्तर प्रदेश से जो मध्य प्रदेश की तरफ बढ़िए, तो आप सतना, रीवा, ग्वालियर से हटते हटते इंदौर की तरफ जाइए तो इंटरप्रेन्योरशिप की तरफ मामला होने लगता है। गुजरात की तरफ जाइए तो इंटरप्रेन्योरशिप, राजस्थान में, यूपी से मारवाड़ की तरफ जाइए तो इंटरप्रेन्योरशिप, उत्तर प्रदेश में हरियाणा से लेते हुए पंजाब की तरफ जाइए तो इंटरप्रेन्योरशिप, दक्षिण भारत में आप जाइए तो तमिलनाडु से थोड़ा मैसूर की तरफ जाइए तो लोग इंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बहुत हैं, केरल की तरफ जाइए तो इंटरप्रेन्योरशिप बहुत है, हैदराबाद, तेलंगाना की तरफ आइए तो इंटरप्रेन्योरशिप पे फोकस ज़्यादा है। ऐसा क्यों है इस ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन में? मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, जो हमने कहा ना कि हमारी शक्ति सोई हुई है, उसको क्यों समझना चाहिए? हनुमान जी की तरह ब्रिटिश टाइम से हमारे दिमाग में बात भर दी गई कि भाई तुम सिर्फ नौकरी कर सकते हो और तुम कुछ नहीं कर सकते। अर्थात आपके कॉन्फिडेंस को इस सीमा तक कंट्रोल कर, क्योंकि मैंने जो एरिया बताए, ब्रिटिश इंडिया के जो एरियाज थे वहां आज भी नौकरी के लिए बहुत ज्यादा वो है। जो प्रिंसली स्टेट्स के एरिया थे वहां पे एंटरप्रेन्योरशिप ज्यादा है। जैसे गुजरात में मेनली प्रिंसली स्टेट्स थी, मैसूर में, केरल में प्रिंसली स्टेट्स थी। आप देखिए उत्तर प्रदेश, बिहार में नौकरी के लिए जितना हुआ है उतना तो नॉर्थ ईस्ट में नहीं है, जो ज्यादा ज्योग्राफिकली चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में है। कारण क्या? आपके दिमाग में भर दिया गया कि भाई आप इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते, तो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को इतना कम कर दिया जाता है कि मुझे कोई जिंदगी में रिस्क ही नहीं लेना, मुझे बंदी बधाई चाहिए। और सरकारी नौकरी मतलब मैं नौकरी के अलावा कुछ सोच ही नहीं सकता, मैं इसके बियॉन्ड नहीं सोच सकता। जो ब्रिटिश टाइम में कहावत चलती थी, ओ मेरे बचुआ खाए जा रोटी बासी, बड़े होके बनेगा साहब का चपरासी। और आप देखिए सबसे ज्यादा चपरासी की नौकरियों के लिए मार है। कारण क्या है? जो क्रिएटिविटी है, जो टैलेंट है, उसको बाहर ही नहीं आने देना है। मेरा मानना है दुनिया में इतना बड़ा परिवर्तन आने वाला है आने वाले समय में कि आपके पास, मैं एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं, कोई वुड का वर्क करने वाला व्यक्ति है, आज के डेट में पूरा डिजिटल नेटवर्क बन के बैठ गया है। 4-5 लोग मिलकर काम करें, जो सरकार की योजनाओं से एक अच्छा खासा उनको धन मिलेगा। उसके बाद क्या करें? अभी तक जो आप अपने मन से बनाते हैं वुडन डिजाइन, ये बात मेटलिक डिजाइन पर भी लागू होती है, टेक्सटाइल डिजाइन पर भी लागू होती है, ये खिलौनों पर भी लागू होती है, वो वाली विषय। अब आप क्या करेंगे? उन डिजाइनों को आप अपनी परंपरा, विरासत, अनुभव से चेंज करते हैं। अब उसका एक डिजिटल इम्प्रिंट ले लीजिए, उसमें आपको
टेक्निकली पता चलेगा कि इसके मोटिव्स क्या, मोटिव्स मतलब जो मूल तत्व हैं उस डिजाइन के, वो आइडेंटिफाई हो गए। अब आप कंप्यूटर का प्रयोग करके उससे नई डिजाइन बना सकते हैं और वो बिल्कुल स्टैंडर्ड होगी। और आज चूंकि अब जो हमारा डिजिटल नेटवर्क इतना स्थापित हो गया है कि आप अपने गांव में या एक जिले में बैठे हुए भारत ही नहीं दुनिया की मार्केट में कहां उसकी डिमांड है और किस ढंग की डिजाइन की डिमांड है, पहले आप उससे डिमांड ले सकते हैं, फिर उसी को कंप्यूटर से यूज करके वैसी डिजाइन बना सकते हैं और फिर जो सरकार से मिली जो सुविधाएं हैं या धन है उसके द्वारा आप उसको बैठे बैठे अच्छी खासी पैसा कमा सकते हैं। इसमें क्या है, अगर आपने स्थापित कर दिया अपना एंटरप्रेन्योरशिप तो आप अगली पीढ़ी के लिए भी दे गए। तो इसीलिए मैं एक फूड फॉर थॉट देता हूं, इसको विचार करना चाहिए आज के समय में जब दुनिया में एक नया भविष्य आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। अब देखिए गुजरात के पटेल, वो भी कृषक थे, सरदार ऑफ बरडोली, सरदार पटेल का नाम सरदार नाम किसान आंदोलन के लिए पड़ा, और यूपी बिहार के पटेल भी किसान थे। और यूपी बिहार में कहीं अच्छी कृषि की स्थितियां थी 100 साल पहले एज कंपेयर टू गुजरात। कहां आज गुजरात के पटेल और कहां यूपी बिहार के पटेल? क्यों? वो नौकरी वाली उसमें फंसे ही नहीं वो निकल गए एंटरप्रेन्योरशिप में। और यहां भाई नौकरी नौकरी और एक उसके अनुसार। तो इसलिए मैं कह रहा हूं युवा पीढ़ी को देखना चाहिए। और आज अगर आप आगे बढ़ना चाहें तो जानते हैं कितनी बड़ी संभावनाएं आपके लिए हैं। शायद आप में से बहुतों ने युवाओं ने नाम सुना हो एलन ट्यूलक का। एलन ट्यूलक जानते हैं कौन है? जिसको मेटा कंपनी ने, एक यंग लड़का है 19-20-21 साल का, उसको नौकरी ऑफर की है। और नौकरी जानते हैं क्या ऑफर की है? कि सैलरी में इंडियन करेंसी में 3 साल में कितना पैसा देंगे? 2300 करोड़ रुपए। कितना? 2300 करोड़ रुपए 5 साल में देंगे सैलरी में। ये मेटा वो कंपनी है जो फेसबुक और व्हाट्सएप चलाती है। यानी इतना पैसा तो आदमी व्यापार करके ना कमा पाए और कोई भ्रष्टाचार करके कमाना चाहे तो ना कमा पाए। उतना सैलरी 5 साल में दे रही है। और वो बच्चा क्या कह रहा है? ना, मुझे नहीं चाहिए सैलरी, मैं अपनी कंपनी बनाऊंगा और मैं उसके बाद दुनिया में एक नई दिशा में आगे बढ़ूंगा। और एक और बात आप समझिए, आने वाले समय में जिस ढंग से टेक्नोलॉजी, AI, 5G रोल आउट, 6G रोल आउट और क्वांटम कंप्यूटर्स का जमाना आने के बाद अगले 10 से 15 साल में 9 से 6 के जॉब का स्कोप 80% चीजों में समाप्त हो जाएगा। सब कुछ प्रोजेक्ट ओरिएंटेड होगी। आप घर बैठे कोई भी काम कर सकते हैं। 10 दिन में काम करिए और 20 दिन घूमिए, या साल में 4 महीने काम करिए, 8 महीना घूमिए, और वो आपको जॉब कहीं से भी मिल सकता होगा। आज बताइए, अमेरिका आईफोन की सबसे बड़ी फैक्ट्री आउटसाइड चाइना है तो भारत में है। फॉक्सकॉन चिप बनाने की सबसे बड़ी फैक्ट्री आउटसाइड चाइना भारत में। सैमसंग मोबाइल हैंडसेट बनाने की सबसे बड़ी फैक्ट्री, दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री सैमसंग की भारत में, नोएडा में। तो इसलिए मैं कह रहा हूं दुनिया बदल रही है और युवा वर्ग को इस मानसिकता से भी बाहर निकलना चाहिए। उसके अंदर इतनी क्षमता है, जिसे कहते हैं ना, धरती की शान तू है, प्रभु की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है। मैट्रिक्स मूवी आई थी 1999, मैट्रिक्स 1 एंड देन मैट्रिक्स 2 इन 2002। मैं मैट्रिक्स 2 मूवी देखने गया अपने दोस्तों के साथ। मैंने कहा, अरे यार ये तो एकदम वेदांत की माया की तरह नजर आ रहा है। अब यंग एज की बात थी तो हमारे दोस्त ने कहा, यार पिक्चर देखो यार, तुम कहाँ इसमें भी वेदांत और वो लिए आ रहे हो। उसका शायद आइडिया भी बनारस से ही आया मूवी। अब सुनिए, जब व्हेन द मूवी एंडेड, और मैं आपके लोगों से कहूंगा जाइए और जाकर देखिए, उसका YouTube पे अवेलेबल होगा। तो जब मूवी एंड होती है तो वो कास्टिंग शुरू हो जाती है ना, जिसमें नाम आने शुरू हो जाते हैं। कास्टिंग का शौक क्या है? वो अमेरिकन एक्सेंट में बोला, असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्यु। मैंने अपने दोस्त से कहा, भाई ये देख। कहता, हाँ यार ये बोल तो वही रहा है, असतो मां सद्गमय। इसलिए मैं कह रहा हूं, आज जो प्रश्न आप पूछ रहे हैं ना, ये प्रश्न भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। आज मैं विनम्रता से कहूं, किसी को कंट्रोवर्शियल लग सकता है, पर दृढ़ता से कहता हूं, आज ये लड़ाई आजादी की लड़ाई से बड़ी लड़ाई है। क्यों? आजादी की लड़ाई वो थी कि हम जेल में थे और हमें जेल से बाहर निकलना था। जेल में बैठे हर व्यक्ति को पता रहता है कि मैं जेल में हूं, ये एक बुरी स्थिति है और इससे बाहर निकलने के बाद कोई दोबारा जेल में आना नहीं चाहता। परंतु ये जो मैकाले और मार्क्स की ड्रग भरी हुई है, इट्स लाइक ट्रीटिंग ए ड्रग एडिक्ट।
जिसको वही ड्रग अच्छी लग रही है, बल्कि उस ड्रग को अगर उससे अलग करो तो वो छटपटाने लगता है। यानी जो सुषमा स्वराज जी ने 1996 में 13 दिन की अटल जी की सरकार के समय जो एक भाषण देते कहा था कि जब तक आप अपने हिंदू होने पर शर्म का अनुभव न करें तब तक इस देश में आप बुद्धिजीवी और सेकुलर नहीं माने जा सकते। अब ज्यों-ज्यों आप शर्म की बजाय गर्व का अनुभव होने लगता है तो वो जो मैकॉले और मार्क्स की ड्रग है वो हमें सुनने नहीं देती। मैं दूसरा उदाहरण देना चाहता हूं, जो उन्होंने कहा ना विज्ञान के साथ हम क्यों जोड़ देते हैं। मैं इसलिए वो उदाहरण दे रहा हूं, शायद युवा पीढ़ी ने जरूर देखा होगा, इंटरस्टेलर मूवी में दिखाया गया कि ब्लैक होल के पास वो जाता है इवेंट होराइजन में और 1 घंटा बिता के आता है, तब तक उसके सैटेलाइट के ऊपर 22-23 साल गुजर चुके हैं, टाइम डायलेशन। और जब वो धरती पे लौट के आता है तो जिस बच्ची को वो इतनी सी छोटी छोड़ गया था, अपनी बेटी को, वो बूढ़ी हो चुकी है, क्योंकि उसके इवेंट होराइजन के पास टाइम अलग चलता है। और ये अब बाकायदा आइंस्टीन की थ्योरी से लेके और स्टीफन हॉकिंग से लेके रोजर पेनरोज तक की रिसर्च में आता है। ये तो साइंस है ना। अब मैं दूसरी बात कहूं, भगवान कृष्ण, उनके भाई बलराम, उनकी पत्नी रेवती की क्या कहानी है कि राजा ककुदुमी की बेटी थी रेवती और उनके पिताजी को लगा कि इसके योग्य कोई वर ही नहीं है इस पूरे भूलोक में, तो चलो ब्रह्मा जी से ब्रह्मलोक में जाकर पूछते हैं। जब वो ब्रह्मलोक में पहुंचते हैं तो ब्रह्मा जी वीणा बजा रहे हैं और वो कुछ क्षण प्रतीक्षा करते हैं कि उनका वीणा वादन समाप्त हो जाए तब बात करें। तो जैसे ही ब्रह्मा जी पूछते हैं कि कहो भाई कैसे आना हुआ, जब वो ये बताते हैं तो ब्रह्मा जी हंसते हैं, कहते ब्रह्मलोक के इतने क्षणों के समय तो पृथ्वी पे करोड़ों वर्ष गुजर गए, अब ना तुम्हारा साम्राज्य रह गया, ना वो देश रह गया, सब कुछ समाप्त हो गया। पर कोई बात नहीं, वर्तमान कालखंड में तुम्हारी सतयुग से द्वापर आ गया कन्या के योग्य, तब वो बलराम जी के पास भेजते हैं और वो 32 हाथ की बताई जाती है, फिर उनकी हाइट छोटी की जाती है। तो साहब ऐसा है कि मतलब रेवती की कथा तो गप है, अंधविश्वास है, और इवेंट होराइजन पे टाइम का डायलेशन ये विज्ञान है। अब जो लोग हम लोगों से कहते हैं ना कि आप पहले क्यों नहीं बताते, अरे मैंने पहले लिखा था भाई, तुम नहीं समझ पा रहे थे। यानी तीसरी चौथी क्लास का बच्चा कहता है कि भाई जो आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बीएससी एमएससी में लिखी, वो आप हमको पहले क्यों नहीं समझा पाए। पहले भी लिखी थी, किताब भी थी, चीज भी लिखी थी, पढ़ने की समझने की सामर्थ्य आपके नहीं थी। अब जो मैकॉले का माइंडसेट है, जब तक विदेश से उसका ठप्पा रख के नहीं आएगा तब तक आप मानेंगे नहीं। कथाएं तो हमारे यहां लिखी हुई हैं सदा सर्वदा से। इसलिए भारतीय विचार में विज्ञान और आध्यात्म में संघर्ष नहीं है, समन्वय है। विदेश में संघर्ष है। और फिर मैं यहां पे एक और बात भी कहना चाहता हूं, अभी पिछले साल नए पोप का अभिषेक हुआ, मतलब वो अपॉइंट हुए। किसी से आपने ये सुना कि ये उसी परंपरा के पोप हैं जिन्होंने कहा था कि सन रिवॉल्व्स राउंड द अर्थ गलत है? गैलीलियो को फांसी दी गई थी और गैलीलियो का नाम कन्विक्टेड क्रिमिनल इन द आइज ऑफ चर्च में 1992 तक रहा है। पोप जॉन पॉल II ने हटाया। किसी ने कहा कि ये उस परंपरा के प्रतीक हैं जिन्होंने चेकबुक काटी थी कि जितना बड़ा चेक काटोगे उतनी बड़ी स्वर्ग में सीट रिजर्व होगी। किसी ने नहीं कहा, क्योंकि कहा गया धार्मिक भावना का सम्मान है। और हिंदू धर्म जहां इतना विज्ञान है, वहां पे सबकी 6-6 गज की जबानें निकल के आती हैं, ये क्या है वो क्या है, और अच्छा दिख जाए तो अच्छा स्वीकार नहीं करना है। फिर मैं अंत में कहना चाहूंगा, ये मैंने काफी जगह पे बोला भी है, आज सबसे ज्यादा जो सॉट आफ्टर हाईएस्ट टेक्नोलॉजी है एआई, और एआई का सबसे कॉमन प्लेटफॉर्म चैट जीपीटी जो सब लोग यूज करते हैं, जो ओपन एआई का जो होल्डिंग कंपनी का है। अब उसका चीफ कौन है? सैम ऑल्टमैन। सैम ऑल्टमैन से क्वेश्चन पूछा जाता है कि आजकल लोग हर सवाल का जवाब एआई से पूछते हैं, क्या कोई ऐसा भी प्रश्न है जिसका उत्तर एआई के पास नहीं है और सिर्फ आपके पास है? तो यू नो व्हाट वाज द रिप्लाई ऑफ सैम ऑल्टमैन? हिज रिप्लाई वाज द एब्सोल्यूट इक्विवेलेंस ऑफ आत्मन एंड ब्रह्मन। आत्मा और ब्रह्म में एब्सोल्यूट इक्विवेलेंस है, कोई पार्थक्य नहीं है। ये सीधे जगत गुरु आदि शंकराचार्य के जीवो ब्रह्म है ना परा, जीव और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है, उससे लिया हुआ है। तो हाईएस्ट टेक्नोलॉजी की कंपनी का हाईएस्ट ओनर सीईओ वो आपको यह संदेश दे रहा है,
मगर क्या बताएं, मैकाले मार्क्स की ड्रग ऐसी भरी, और फिर भी अगर किन्हीं के मन में अभी भी ये हो कि नहीं नहीं, वो तो उनको लगता है अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, भारतीय संस्कृति हिंदू धर्म में सब बुरा ही होना चाहिए, यहाँ तो सिर्फ भेदभाव है, छुआछूत है, फलाना है, ढिमाका है, विज्ञान तो हो ही नहीं सकता। तो उस क्लिप कटुआ गैंग के सुलभ संज्ञान के लिए भी मैं बता देना चाहता हूँ, ये सैम ऑल्टमैन का ट्वीट है 27 दिसंबर 2022 का 2:34 AM, 27 December 2022, 2:34 AM, Sam Altman's tweet, absolute equivalence of Atman and Brahman. Anybody can go and check. इसलिए मैं कह रहा हूं ये लड़ाई आजादी की लड़ाई से ज्यादा बड़ी लड़ाई है। देखिए, आपकी फोटोग्राफिक मेमोरी है और उस पर जिस तरीके से आप तथ्यों तर्कों के साथ में बाकायदा संदर्भ भी दे रहे हैं, वहां तक ठीक है। लेकिन अभी आपने छुआछूत भेदभाव की बात की, अभी सबरीमाला का मसला चल रहा है, उसमें महिलाओं के सम्मान की बात हो रही, कोर्ट में मामला गया हुआ है, इस तरीके की तमाम चीज़ें चलती हैं। भेदभाव वाली जो आप बात कर रहे हैं, एक तरफ तो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, विज्ञान की बात भी कर रहे हैं, अध्यात्म की बात कर रहे हैं, इसके साथ में जब इस तरीके की जब चीज़ें सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं हिंदुत्व को कटघरे में खड़ा करने का मौका मिलता है। अच्छा, परिस्थितियाँ ऐसी बन चुकी कि जब हिंदुत्व को कटघरे में खड़ा करना है तो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को कटघरे में खड़ा करिए। इसका कैसे निदान है? और सबरीमाला का विषय अभी सामने लेटेस्ट है, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरा ये मानना है कि हिंदू धर्म की जो गहन विविधतापूर्ण और अत्यंत उच्च स्तर का ज्ञान है, उसको जब आप सीमेटिक थॉट से कंपेयर करने का प्रयास करते हैं तो मुझे लगता है वहां पे गलती होती है। मैं इसके सैद्धांतिक पक्ष और संवैधानिक पक्ष दोनों के ऊपर कहना चाहूंगा। बहुत अच्छी तरह हमें समझना चाहिए, हिंदू धर्म ही एकमात्र धर्म है जहां शिव और शक्ति दोनों का कॉन्सेप्ट है। बाकी विनम्रता और दृढ़ता से कहता हूं, जो लोग इक्वलिटी की बात करते हैं, दुनिया के जितने भी मत, संप्रदाय, सिविलाइजेशन, सभ्यताएं, देश हैं, सबने ईश्वर की परिकल्पना की है और ईश्वर सिर्फ और सिर्फ पुरुष है, स्त्री तत्व का कोई स्थान नहीं है। मगर हमारे यहां समान रूप से स्थान है, मगर कहीं पर किसी तत्व की प्राथमिकता है, कहीं किसी तत्व की प्राथमिकता। उदाहरण के लिए यदि आप कहते हैं सबरीमला मंदिर, तो उसका मूल कारण जानते क्या है? सबरीमला मंदिर में अगर स्त्री तत्व के लिए एक अलग विधान है तो नवरात्र होती है तो उद्यापन करने के बाद 9 कन्याएं खिलाते हैं हम, तब तो कोई नहीं कहता इसमें जेंडर इनइक्वालिटी है, तो 4 या 5 लड़के भी होने चाहिए ना। वहां पर स्त्री शक्ति के तत्व की प्रधानता है। वैसे ही इसी केरल में ऐसे कई मंदिर हैं, तकरीबन 4 मंदिर हैं, जैसे एक कोट्टक्कल भगवती मंदिर जहां पुरुषों का प्रवेश निषेध है। तमिलनाडु में एक मंदिर है जो ट्रांसजेंडर के लिए, कोई नहीं कहता उसमें बाकी दोनों जेंडर क्यों नहीं जा रहे हैं। कारण क्या है कि एक विविधतापूर्ण विचार है। अब उदाहरण के लिए वो एक मंदिर नहीं है, जो शास्त्रीय परंपरा है उसमें 7 मंदिरों की श्रृंखला के दर्शन का वह अंतिम मंदिर है, जिसका प्रथम मंदिर है तमिलनाडु का अच्चिन कोविल मंदिर। और ये 7 चक्र के प्रतीक है, मूलाधार, स्वादिष्ठान, अनाहत, आज्ञा चक्र। तो सबरीमला ब्रह्मरंध्र माना गया है, इसीलिए आप जाइए सबरीमला मंदिर के बाहर तत्वमसि लिखा है, मींस फाइनल इमेंसिपेशन। तो व्हेन देयर इज अ प्लेस इन विच इज बीन वाइब्रेटेड थ्रू द वाइब्रेशन ऑफ फाइनल इमेंसिपेशन टिल somebody is having the vibration of creation, थोड़ा उस गहरे आध्यात्म और विज्ञान को समझना चाहिए। वहां पर वाइब्रेशन ऑफ क्रिएशन और फाइनल डिसोल्यूशन दोनों के बीच में कोई समस्या नहीं, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा, इसलिए उसे समझने की जरूरत है। और दूसरी बात, अगर आप देखें तो हमारे यहां जब क्रिएशन की बात आती है तो गोद भराई होगी तो उसमें सिर्फ स्त्रियां ही रहती हैं। गोद भराई की रस्म में सिर्फ क्यों? व्हेन देयर इज एन एलिमेंट ऑफ क्रिएशन इट हैज टू बी सराउंडेड बाय द वाइब्रेशन ऑफ क्रिएशन। व्हेन देयर इज एन एलिमेंट ऑफ इमेंसिपेशन द क्रिएशन वाइब्रेशन हैज टू बी टेकन आउट एज फॉर एज पॉसिबल, और केवल उस दैट इज स्पेसिफिक टू दैट प्लेस, क्योंकि हमारे यहां अलग अलग प्लेसेस के अलग अलग वाइब्रेशन है, अलग अलग प्लेसेस के अलग अलग महत्व हैं, उनकी अवधारणा अलग है, उनका अवधान अलग है, उनका विधान अलग है। अब यहां पर मैं यह भी कहना चाहूंगा पूरी विनम्रता के साथ कि किसी भी विषय के ऊपर अगर संवैधानिक दृष्टि से देखें तो यह भी पूछना चाहिए कि भाई आपका लोकस स्टैंडी क्या है। मुझे याद है सुब्रमण्यम स्वामी जब गए थे राम मंदिर के मुद्दे के ऊपर, तो कोर्ट ने यह कह खारिज कर दिया भाई आपका लोकस स्टैंडी क्या है। मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं, जो लोग गए उनका लोकस स्टैंडी पूछा गया?
मतलब ये वो वाली बात हो गई, किसी ने आईआईटी में एडमिशन तो छोड़िए, उसने इंजीनियरिंग पढ़ी नहीं है और वो ये कह रहा है आके कि फलां प्रश्न पत्र में ये जो चैप्टर में पढ़ाया जा रहा है यह गलत है। भाई तेरा लोकस स्टैंडी क्या है? आप उस परंपरा में विश्वास रखते हो, आप उसमें आस्था रखते हो, आप उसमें ज्ञान रखते हो और फिर आकर आप उस विषय पे सवाल करिए तो समझ में आता है। तो इसलिए मुझे लगता है, मुझे विश्वास है कि न्यायालय भी इस विषय का ध्यान रखेगा कि ये पीआईएल जो होती हैं ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से कहीं पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल लिटिगेशंस में तो नहीं तब्दील हो रही। सुधांशु जी, ये जब आप बात कहते हैं तो मुझे फिर शाहबानो केस भी याद आने लगता है। इस्लामिक जो स्कॉलर हैं, जो इस्लामिक तमाम जो लोग हैं, वो कहते हैं, और मुझे याद है कि आरिफ मोहम्मद खान अभी तो भारतीय जनता पार्टी में आ चुके थे, अभी राज्यपाल थे, वो कहते थे कि उस समय माना जाता था कि जब वो विशेष कानून बनाया गया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटा गया, तो ये माना जाता था कि ये उनका मसला है, मुसलमानों का मसला है, तो उनको देखने दिया जाए। तो उसी तरीके से आप हिंदुओं का मसला अलग करके अलग तो नहीं कर रहे हैं। अब देखिए, वो एक सिविल मैटर है, रिलीजियस मैटर नहीं है। और इस सिविल कानून में मुस्लिमों ने तो बाकी चीजों में तो मान ही रखा था। अब ये बताइए, अगर कोई पूरा ईमान का पक्का है तो उसे कहना चाहिए कि सिविल कोड नहीं, फिर क्रिमिनल कोड भी मैं कुरान का ही मानूंगा, इस्लाम का मानूंगा, शरिया का। फिर मैं चोरी करने पे हाथ कटवाऊंगा, मैं चोरी करने पे 6 महीने की सजा के लिए याचिका नहीं दूंगा। शराब पीता पकड़ा जाऊंगा तो 100 कोड़े खाऊंगा। ऐसा नहीं कि शराब पी के मैं उर्दू की बढ़िया शेर व शायरी करके और जलवाए जलाल से निकल जाऊंगा। तो भाई अगर ईमान के पूरे हो, मतलब मुसलमान का मतलब होता मुसल्लम मतलब कंप्लीट, ईमान मतलब पूरा, तो पूरा ईमान मानो। आधा तो मान रखा है। अब आइए सिविलियन में, आप कहेंगे नहीं हम क्रिमिनल में तो हमें हमारा इंडियन पेनल कोड यानी अब जो भारतीय न्याय संहिता हो गई है वो सही है, मगर सिविलियन में तो ठीक है साहब। सिविलियन लॉ ये कहता है शरिया का कि ब्याज नहीं लेना चाहिए, तो ब्याज तो ऑटोमेटिक कट के आता है, तो हर मुस्लिम को चाहिए कि ब्याज बैंक को वापस कर दे। ये तो सिविल है ना, ये तो क्रिमिनल नहीं है। नहीं, ये भी मुझे लेना है। तो बड़ी मजेदार बात है। मतलब क्रिमिनल में भी मुझे मंजूर है, सिविल में भी जहां से मुझे फायदा हो रहा मंजूर है। सिर्फ महिलाओं के ऊपर दबाव बनाए रखने के लिए या महिलाओं के साथ अन्याय करने के लिए मुझे मजहब की इंपॉर्टेंस दिखानी है, और उनको छोड़िए, वो तो अपनी राजनीति कर रहे हैं। ये वुमेन एक्टिविस्ट कहां चली जाती हैं? वही वुमेन एक्टिविस्ट जो सबरीमला के मुद्दे के ऊपर बहुत ही आक्रामकता के साथ आगे आती हैं। 4 बीवी पे चुप, तलाक के बिद्दत पे चुप, तलाक का अधिकार सिर्फ पुरुष को चुप, मेहरम लोग नहीं जानते हो। शरिया ये कहती है कि अगर कोई महिला बाहर निकलेगी तो किसी पुरुष के संरक्षण में ही निकलेगी। वो हज पे जाएगी तो 2 महिलाएं या 4 महिला अकेले हज पे नहीं जा सकती, वो एक पुरुष के संरक्षण में जाएंगी, उसे मेहरम कहते हैं। वो हमारी सरकार ने खत्म किया, उस पे चुप, हिजाब पे चुप। तो इससे समझ में आता है। इसीलिए मैं कहता हूं विनम्रता के साथ कि ध्यान रखना चाहिए निर्णय लेने वालों को भी कि ये वास्तविकता में जो लोग हैं वो समानता की लड़ाई लड़ रहे हैं या अपने वैचारिक आधार पर भारत के अंदर मतभेद और वर्ग संघर्ष पैदा करने की षड्यंत्र रच रहे हैं। जावेद अख्तर साहब को भी सुन रहा था डॉक्टर साहब में। जावेद अख्तर साहब का कहना था कि क्या आप उनके जैसा बनना चाहते हैं, मतलब उनका इशारा पाकिस्तान की तरफ था। बोले कि वो जिस तरीके से बहुत लीगी उस पर चलते हैं, क्या अपने मुल्क का हाल कर दिया, और भारत में किस तरीके की चीज़ें थी। क्योंकि कई चीज़ें हैं, आपने भी कई बार बोला है कि किस तरीके से फिल्मों के जरिए तमाम चीज़ें चलती रही। अभी धुरंधर 1, धुरंधर 2 के बाद एक अलग नैरेटिव चल रहा है कि किस तरीके से पहले नैरेटिव चलता था, आज नैरेटिव चलता है। लेकिन ये जो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि हिंदुत्व जो बहुत लिबरल माना जाता है, समावेशी माना जाता है, उसको कट्टरता की तरफ लेकर जा रहे हैं, जिसके कुछ खतरे लोग बता रहे हैं, जिसमें एक जावेद अख्तर साहब भी है। देखिए, मेरा मानना है जावेद अख्तर साहब भी बहुत पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति हैं। यद्यपि वो अपने को ऑफिशियली एथीस्ट कहते हैं, नास्तिक कहते हैं, मगर मैं कहना चाहूँगा दोनों में परमानेंट फंडामेंटल डिफरेंस है। हिंदू धर्म जो है कभी कट्टर हो ही नहीं सकता। उसके मैं 3-4 कारण बताऊँ। पॉइंट नंबर 1, किसी हिंदू धर्म ग्रंथ में लिखा दिखा दीजिए कि हिंदू कैसे बना जा सकता है। इसका कोई प्रावधान नहीं है। द ओनली वे इज यू हैव टू बी बॉर्न इन हिंदू। इसीलिए हमारे यहां सिर्फ घर वापसी का विषय आता है
नंबर 2, अगर आप हिंदू धर्म में भी आस्था रखने लगे, कोई आपसे नहीं कहता कन्वर्ट हो जाओ, प्रमाण के साथ बोल रहा हूं। स्वामी विवेकानंद गए अमेरिका में, लोग उनसे बहुत प्रभावित हो गए। उन्होंने कहा साहब हम आपके से दीक्षा लेना चाहते हैं और आपके साथ कन्वर्ट होना चाहते हैं। उन्होंने कहा कोई जरूरत नहीं है, जो मैंने बताया उस रास्ते का पालन करो और आपको वो चीज प्राप्त होगी। अभी कुंभ मेला हुआ पिछले साल, 66 करोड़ लोग आए, 50 लाख विदेशी आए। जो विदेशी आए उसमें लगभग 99% तो नॉन हिंदू ही थे। क्या किसी ने उनको रोका? अब आइए, 50 लाख लोगों के मन में इच्छा क्यों उत्पन्न हुई जाने की? कभी आपने सुना है कि कोई गैर मुस्लिम कहे कि मुझे हज की यात्रा करनी है, या गैर क्रिश्चियन कहे कि मुझे वेटिकन की धार्मिक यात्रा करनी है? अच्छा, खुदा ना खास्ता कह दे तो पहली शर्त क्या होगी? कन्वर्ट हो जाओ, तभी कर सकते हो। हमारे यहां ऐसा नहीं है। आओ, स्नान करो, अपना आध्यात्मिक उन्नति करो, चले जाओ। सोनिया गांधी जी 2001 के कुंभ में गई थी, रोमन कैथोलिक क्रिश्चियन है, संगम डिप पे भी स्नान किया, चली आई। मैं विनम्रता और दृढ़ता से पूछता हूं, विवादित विषय नहीं है वो। शादी की, फेरे किए तो वो हिंदू नहीं बन गई राजीव गांधी के साथ में जब आई? अगर आप जो ये बात कह रही हैं तो अगर उस दृष्टि से देखें तो फिर इंदिरा गांधी जी क्या थी? तो ये अजीब चलेगा, मतलब एक में तो जरूरत पड़ने पे पिता से ले लेंगे, फिर एक में मां से ले लेंगे, फिर एक में पिता से ले लेंगे, तो ये दोनों बातें नहीं चल सकती ना साथ साथ। अगर इंदिरा जी की लीनेज मानते हैं तो फिर वहां फिरोज गांधी की लीनेज माननी चाहिए। तो हम उस विषय में नहीं जाना चाहते। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, सोनिया जी ने वहां स्नान किया, किसी ने कोई आपत्ति नहीं की। अब जावेद अख्तर साहब से कहना चाहता हूं, क्या मुझे वो बता सकते हैं कि कोई गैर मुस्लिम हज में, हरम शरीफ में जा सकता है? नहीं जा सकता। वो ये तो कहने कि ऐसा हिंदू ऐसा क्यों बनना चाहते हैं? नहीं, तो हिंदू ऐसा नहीं, हिंदू नहीं है ना, हमारे यहाँ प्रावधान ही नहीं है। नंबर 3, किसी हिंदू धर्म ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ है कि गैर हिंदू राज्य में गैर हिंदू प्रजा के साथ क्या करना चाहिए, यानी जजिया और जिम्मी, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट किसी हिंदू धर्म ग्रंथ में नहीं है। नंबर 4, हिंदू ही एक ऐसा धर्म है जो नहीं कहता कि जो मैं कह रहा हूं इसी के अनुसार ही तुमको मुक्ति मिल सकती है। अरे हम तो वो हैं कि हमारे यहां शंकर जी राक्षसों को भी वरदान देते हैं। इससे ज्यादा कोई उदार नहीं हो सकता। हिंदू परंपरा में तो रावण, जिसे माना गया कि वह विलेन है, मगर रावण रचित शिव तांडव स्तोत्र शिव की सर्वश्रेष्ठ स्थितियों में से एक है। राजा बलि जो दानव है, राजा बलि दैत्य है, मगर जब आप रक्षाबंधन में श्लोक पढ़ते हैं तो उसमें राजा बलि की भी वो की गई है, प्रशंसा की गई है और स्तुति की गई है कि ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला। तो मुझे लगता है प्रहलाद क्या हिरण्यकश्यप का बेटा है, और भगवान कृष्ण गीता में क्या कहते हैं? भक्तों में मैं प्रहलाद। तो इसलिए मैं कह रहा हूं हिंदू धर्म तो बहुत उदार है। हां, यहां क्या है कि आप अपने आक्रमण के प्रति यदि सचेत होने लगेंगे, वो आवश्यकता है। हिंदू धर्म की आज स्थिति यह है कि ऐसे हनुमान जी के पास अतुलित बल था, अप्रतिम ज्ञान था और ईश्वर के सर्वाधिक निकट थे, मगर अपनी शक्ति भूले हुए थे। अब जो जो ये शक्ति जागृत हो रही है तो बहुत सी शक्तियां बहुत विचलित हो रही हैं और उन्हें लगता है ये शक्ति बंद रहनी चाहिए। हनुमान जी का मार्ग रोकने के लिए कहीं कालनेमी आया था, कहीं सुरसा आई थी, कहीं लंकिनी आई थी। भगवान राम का भी मार्ग अवरुद्ध करने के लिए कहीं मारीची, कहीं सुबाहु, कहीं बहुत सारे आए थे। तो मुझे लगता है कालखंड कोई भी हो, जब कोई व्यक्ति इस भाव से खड़ा होता है कि राम काज की ने बिनु मोई कहाँ विश्राम, हनुमान जी का आदर्श वाक्य लेके, तो ऐसे तमाम शक्तियां उनके अवरोध में आके खड़ी होती हैं। इसलिए हिंदू धर्म तो कभी कट्टर हो ही नहीं सकता। कारण एक ही पंक्ति में मैं कह दूं, किसी हिंदू धर्म ग्रंथ में नहीं लिखा पूरी दुनिया को हिंदू बनाना है, बाकी में लिखा है और बाई हुक और बाई क्रुक बनाना है। और तुम्हें बनाने के लिए अगर तुम नहीं बनाते हो तो वो तुम्हारे लिए गलत है। हमारे कहीं नहीं लिखा कोई हिंदू धर्म छोड़ दे तो उसके ऊपर उसको मार देना चाहिए। तो अटल जी की कविता की वह पंक्ति जो बड़ी प्रसिद्ध है, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय, उसका जो अंतिम छंद है, मुझे लगता है कि जावेद अख्तर साहब ने जो सवाल किया है उसका जवाब इसी में निहित है कि होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा मैं कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया। कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं
शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। अब आप हिंदुत्व की बात करें, लेकिन अब अंदर की बात करते हैं। हिंदुत्व में भी जो समानता की बात लगातार राजनीति के एक विषय है, पीडीए अखिलेश यादव लेकर आते हैं लगातार। राहुल गांधी भी जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो भी सवाल उठा रहे हैं कि कितने अधिकारी, कितने कर्मचारी, कितने नेता, कितने ठेकेदार वो किस जाति और समुदाय के हैं। इस तरीके से सवाल लगातार उठते चले जा रहे हैं और तमाम मुद्दे ऐसे उठते हैं जिस पर लगता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी जो हिंदुत्व की राजनीति और हिंदुओं को एकजुट करने की जो कोशिश करता रहा है, उसके बीच में जाति, वर्ग, भेद और भाषा के आधार पर, कभी किसी भी आधार पर ये चीज़ें बढ़ती चली जाए। अभी भी हालिया तमाम उदाहरण हुए, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, पहले इस बात का राजनीतिक उत्तर देता हूं, फिर सैद्धांतिक। राजनीतिक ढंग से कहें तो मैं राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं कि 16 मई 2014 को जिस दिन रिजल्ट आए, आखिरी कैबिनेट जो थी मनमोहन सिंह जी की, उसमें कितने ओबीसी थे? चलिए 6 के नाम बता दीजिए। जहां तक 10 नहीं, 6 के नाम बता दीजिए। 10% तो होने चाहिए थे, 15-20% तो होने चाहिए थे। मेरी जानकारी के अनुसार शायद वीरप्पा मोइली जी के अलावा कोई भी नहीं था। ये नेशनल एडवाइजरी काउंसिल में कितने ओबीसी थे जो सुपर कैबिनेट थी? तो अब सवाल नहीं उठता है कि साहब आपने अपने समय में जब सत्ता थी, अब बताइए 40 वर्ष उत्तर भारत में राज रहा कांग्रेस का, उत्तर प्रदेश में कितने ओबीसी सीएम बनाए, कितने ओबीसी प्रदेश अध्यक्ष बनाए? बताएं ना। मध्य प्रदेश में कितने बनाए? टिल 1990 जब आप निर्बाध सत्ता आपके पास थी, इस जमीन से आसमां तक मैं हूं, दूसरा कोई नहीं। और उन्हें समझ होनी चाहिए। आज वो पूछते हैं सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कितने हैं, तो आज सेक्रेटरी वो है जो 1995 बैच के आईएएस ऑफिसर्स थे। तो 1995 में जो आईएएस बना होगा वो एक ड्यू प्रोसेस के थ्रू प्रमोट होते होते सेक्रेटरी तक पहुंचेगा। ये कोई कांग्रेस अध्यक्ष का पद नहीं कि पैदा होते ही आप अध्यक्ष पद के दावेदार हो गए। तो बताएं ना कि 94-95 तो आपकी सरकार थी, कितने आईएएस ऑफिसर्स थे? आज वाइस चांसलर्स को लेकर सवाल उठाते हैं। वाइस चांसलर के लिए प्रोफेसर होने के बाद 10 वर्ष मिनिमम प्रोफेसर की रिक्वायरमेंट जरूरी है। यानी 2026 में वही व्यक्ति हो सकता है जो 2014-15 के आसपास अथवा उससे पहले प्रोफेसर बन गया हो। बताइए कितने प्रोफेसर थे आपके जमाने में? इससे जानते क्या समझ में आता? अब यहां से लोगों को षड्यंत्र समझना चाहिए। देखिए, भारत इस समय बहुत प्रखरता के साथ उभर रहा है। हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, चौथे बड़े स्टॉक एक्सचेंज हैं, तीसरे बड़े ऑटोमोबाइल के मैन्युफैक्चरर हैं, दूसरे बड़े हैंडसेट के मैन्युफैक्चरर हैं, तीसरे बड़े सिविल एविएशन के सेक्टर बन के उभरे हैं, डिजिटल ट्रांजैक्शन में हम नंबर 1 के देश बन के उभरे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के इन्वेस्टमेंट में हम नंबर 1 पे हैं। इस समय इंडिया डिफेंस एक्सपोर्ट में भी वर्ल्ड में अपना एक स्थान बनाने में सफल हुआ है। चांद के अछूते कोने साउथ पोल पर पहुंचने वाले हम दुनिया के पहले देश बन गए हैं। वर्ल्ड की ऑल फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में, बड़ी इकोनॉमी में हम फास्टेस्ट ग्रोइंग हैं। मगर क्या आपको लगता है सब कुछ इतनी सहजता से किसी को गवारा हो रहा होगा? पिछले 60-70 सालों से जो मैंने बोला ना, हनुमान जी की तरह शक्ति भूले हुए थे, पूरा प्रयास रहा है कि ये शक्ति भूले रहें। एक सिद्धांत होता है दूसरे को परास्त करने का, साम दाम दंड भेद। तो साम मतलब समझाना। पिछले 60-70 सालों में बहुत सारे लोग जाकर अब जो इंटेलिजेंस एजेंसीज केजीबी और सीआईए के जो डॉक्यूमेंट्स डिक्लासिफाइड हो चुके हैं, समझ लें तो समझ में आ जाएगा कि भारत के कैसे कैसे नेता, सरकारें, व्यवस्थाएं, यहां तक कि प्रधानमंत्री लोगों को भी समझाकर भारत की शक्ति को रोक कर रखा गया। दूसरा आता दाम। किस किस ने कहां कहां से पैसे लिए, इन सारे विषयों पर मैं नहीं कह रहा हूं। जाइए मेमोयर्स पढ़िए, क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स पढ़िए, मित्रोकिन्स आर्काइव, केजीबी एंड द वर्ल्ड पार्ट 1 से लेकर वोल्कर रिपोर्ट से लेके यूरी बेजबेनेव से लेके इन कन्वर्सेशन विद द क्रो से लेके बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। और तब भारत को दाम देकर रोका जाता था। आईएमएफ का पैकेज, वर्ल्ड बैंक का पैकेज, अब वो पैकअप हो गया। अगली चीज आती है दंड। भारत ने परमाणु विस्फोट किया 98 में, तो हम पे इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए गए। और भारत ने वो दृढ़ता दिखाई अटल जी के कालखंड में कि 11 और 13 मई 1998 को हमने परमाणु विस्फोट किया, और मात्र 2 साल से कम समय में मार्च 2000 में बिल क्लिंटन 5 दिन के लिए भारत में धुआं हो गया सारा जो उन्होंने लगाया था प्रतिबंध। मोदी जी के नेतृत्व में टैरिफ लगा,
दुनिया में टैरिफ दो ही देश थे जिन्होंने टैरिफ पे नहीं झुके, चाइना और भारत। चाइना तो हमसे बहुत बड़ी इकोनॉमी था, उसके पास क्रिटिकल मिनरल भी था, उसको तो 30-40 साल पहले से जो लिवरेज मिला था हमारे यहां वैसा नहीं था। भारत उसके बाद भी उससे उभरने में सफल रहा। तो अब जब साम दाम और दंड तीनों समाप्त हो गए तो अब आता है भेद। अब भारतीय समाज में भेद का एक गहरा षड्यंत्र खेला जा रहा है। भेद के कई डायमेंशन है। दक्षिण उत्तर में लड़ाई करवानी है। याद करिए चिदंबरम साहब का बयान कि अगर साउथ इंडिया नॉर्थ नहीं होता तो साउथ इंडिया पता नहीं कितनी प्रगति कर गया होता। कर्नाटक के वित्त मंत्री का बयान कि साउथ वाले टैक्स ज्यादा देते हैं, नॉर्थ वाले कम देते हैं। तो पत्रकार कहता है तो क्या आपको सोचते हैं कि अलग होना चाहिए? हाँ जी, हम अलग होने की भी सोच सकते हैं। फिर राज्यों में लड़ाओ तो तमिलनाडु का एक मंत्री कहता है कि भाजपा गोमूत्र के राज्यों में ही जीत सकती है। तमिलनाडु का एक मंत्री कहता है हम किसी कार्य को छोटा नहीं मानते, पर वो कहता है यूपी बिहार वाले लोग यहां टॉयलेट साफ करने आते हैं। तो तेलंगाना का मुख्यमंत्री कहता है बिहार वालों का डीएनए हमसे वो है। तो कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी कहते हैं जहां पे आरएसएस वाला दिखे उसको सांप, नमाज छोड़ के पहले उसको मारो। देखिए पहली बात क्या कह रहे हैं, नमाज छोड़ के उसको मारो। फिर आइए भाषा के लिए लड़ाओ। तमिल और हिंदी के बीच में विवाद 60 साल पहले सुना होगा। हिंदी कन्नड़ में तो कभी नहीं था, वो भी शुरू होने लगा। उत्तर भारतीय मराठियों के बीच में होता था, पर मराठी भाषा और हिंदी भाषा में कोई विवाद नहीं होता था, दोनों की तो स्क्रिप्ट भी एक है। अब वो भी शुरू होने लगा। अब तो बांग्ला और हिंदी को भी होने लगा। अब आइए उसके बाद जाति पे लड़ाओ, अगड़े पिछड़े को लड़ाओ, सामान्य दलित को लड़ाओ। यानी पूरी तरीके से भेद किस ढंग से समाज में पैदा किया जा सकता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह का ख्वाब कैसे तामील हो सकता है। यह सबसे चुनौतीपूर्ण समय है भारत के इतिहास का, जिसमें आर या पार होना है। और इसमें सोशल मीडिया का भी बहुत भारी प्रयोग हो रहा है। और अगर आप गौर से देखें, सरकार ने तो फाइंड आउट किया ही है, मगर इन सारी चीजों के साथ गौर से देखिए, दुख की बात यह है कि राजनीतिक दलों को, जिनको राष्ट्र की एकता और अखंडता के अनुरूप चलना चाहिए, वो इसके विरुद्ध। मैं इस बात को पुनः कह रहा हूं, आप सब लोग इसको समझिए। 14 में सरकार आई तो माना गया तुक्का लग गया, एक बार आ गए अगली बार नहीं आएंगे। 19 के बाद भारत की शक्तियां, भारत विरोधी शक्तियां बहुत ज्यादा सक्रिय हुई। आप याद करिए 2021 में डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व नाम की कॉन्फ्रेंसेज हुई दुनिया के तमाम विश्वविद्यालयों में और अमेरिका में। और 2022 से तमिलनाडु में कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई, रेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म। और बहुत सी ऐसी मांगे हैं जिन्हें सब प्रमाण बताया जा सकता है, जो विपक्ष, मैं लोगों को सब प्रमाण बताना चाहता हूं। 2016 दिसंबर की पाकिस्तानी सेनेट की कमेटी ऑफ होल की रिपोर्ट है, जिसमें जाकर शायद पृष्ठ संख्या 8 या 9 पे है पॉइंट नंबर, उसमें जाके पढ़ लें। उसमें साफ लिखा है कि ये सरकार बहुत ज़्यादा पाकिस्तान विरोधी है और अगर इसे हमें कंट्रोल करना है तो भारत के अंदर, उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि भारत के अंदर हमें हर प्रकार के विभेद को, लिंग्विस्टिक, स्टेट डिवाइड, माइनॉरिटीज, SC ST और कास्ट एंगल को बढ़ाना होगा। और इसके साथ साथ वह ये भी कहते हैं कि उसके साथ हमको यह भी देखना होगा कि किस ढंग से इन सारे इश्यूज को प्रॉप अप किया जा सकता है। तो मुझे लगता है, और एक चाइनीज जनरल हैं जिनकी किताब है द वॉर अनरिस्ट्रिक्टेड वॉरफेयर, तो उसमें यह है कि देश के अंदर की जो ताकत है उसको कमजोरी में कैसे बदलें। अब कोई लोग कहेंगे ना कि आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं, आप सरकार में हैं तो तुरंत करिए। हाँ बिल्कुल, कैसे ताकतों को कमजोरी में बदला जा सकता है उसको आप समझिए। यदि आपकी ताकत है ओपन मीडिया, तो मीडिया में खबरें कैसे प्लांट की जा सकती हैं। अगर आपने कहा कि आपके यहां सब कुछ ओपन सोशल मीडिया है, तो बहुत सारे लोग यूट्यूबर्स को ले लो, इनको ले लो, जो प्रचार करना शुरू कर दें सोशल मीडिया पे। अब या तो आप अथॉरिटेरियन रिजीम में आ जाइए कि हम कंट्रोल करेंगे, धीमा जहर भी दीजिए। अब आप कहिए, अगर कोई ये कहे कि साहब हमारे यहां तो ओपन सोसाइटी है, तो एनजीओज के थ्रू देखो कैसे विकास के कार्यों का विरुद्ध किया जा सकता है। कोई कहे हमारे यहां ओपन जुडिशरी है, तो लिटिगेशंस के द्वारा कैसे समाज में लड़ाई लगवाई जा सकती है। और मुझे लगता है कि इस पक्ष को, अनरिस्ट्रिक्टेड वॉरफेयर वाले को, हमारे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश महोदय भी निश्चित रूप से ऐसी चीजों पर भी गौर करेंगे जब भी कोई निर्णय लेना होगा। तो आप ये समझिए कि आज लड़ाई बिल्कुल एक अलग डायमेंशन पे है। तो आज की युवा पीढ़ी को बहुत सजगता, सतर्कता और बुद्धिमत्ता के साथ काम करना होगा। सरकार तो सतर्कता के साथ कर ही रही है, परंतु चूंकि हम एक ओपन सोसाइटी हैं,
तो उस ओपननेस में कहां कहां से हमारे अंदर जहर भरने का प्रयास है, इस विषय पे हर व्यक्ति को भी सजग। सुधांशु जी, आपकी बात से एक चीज़ लगती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत काम हो रहा है, सेनाएं बहुत मजबूत हुई हैं, नक्सलवाद के खिलाफ भी बड़ा अभियान चला है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन जो विचार का तत्व, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो बहुत खटारा बिल्डिंगों में चलता था, आजकल बहुत अच्छी बिल्डिंगें बन गई, वो भी दिखाई पड़ता, लेकिन कहीं विचार कहीं कमजोर होता दिखाई पड़ा। सुधांशु त्रिवेदी, भारतीय जनता पार्टी, संघ परिवार डरा हुआ है, जो तमाम जो चीज़ें बाहर से आ रही हैं उनको रोकने के लिए उसको मीडिया से डर लग रहा है, उसको सोशल मीडिया से डर लग रहा है। आप अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं, इस नैरेटिव वॉरफेयर में कहीं ना कहीं आप कमजोर पड़ते दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए, इस समय वैचारिक आधार पर ही तो सबसे ज्यादा दूसरों के दिल में आग लगी हुई है। भाजपा पे आरोप क्या है, तो अपना एजेंडा लागू कर रहे हैं, धारा 370, राज्यों में कॉमन सिविल कोड, राम मंदिर। ये क्या हो रहा है? ये कुछ नहीं हो रहा, राष्ट्रवाद मजबूत हो रहा है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने विगत 100 वर्षों में, 4-5 पीढ़ियों में जिस प्रकार का सतत त्याग और समर्पण का कार्य किया, जिसे अब 100 वर्ष पूर्ण होने पर सिक्का जारी करते समय प्रधानमंत्री जी ने भी अपनी स्पीच में उल्लेख किया था, उसने वो एक आधार बनाया है जिससे भारत के राष्ट्रवाद का सुदृढ़ आधार बनकर खड़ा हुआ है। और इस वजह से आज सबसे ज्यादा अटैक उसके ऊपर हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूं लोगों से, ये बताइए, संघ का कोई राजनीति से लेना देना नहीं, जिनको बहुत बड़ी समस्या हो तो मैं उनको बताना चाहता हूं, करीब संघ के 4000 के आसपास पूर्णकालिक प्रचारक हैं। उसमें भारतीय जनता पार्टी में कितने हैं? 26। अब इससे आप समझ सकते हैं कि डायमेंशन में राजनीति का क्या अर्थ है। आज दलित बस्तियों के बीच काम करने वाला सबसे बड़ा संगठन भारत का सेवा भारती संघ का, वनवासी क्षेत्रों में काम करने वाला सबसे बड़ा संगठन वनवासी कल्याण आश्रम संघ का, जो ट्राइबल्स सिंगल बच्चा जहां है, यानी वो स्कूल ही नहीं भेज सकते, वहां एकल विद्यालय संगठन चलाने वाला संगठन कौन? संघ का। सबसे ज्यादा स्कूल्स अगर किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के ऑल ओवर द वर्ल्ड, 30,000 सरस्वती शिशु मंदिर विद्या भारती के, वो संघ का। मजदूरों में हो सकता है कंबाइंड इंस्टेंस लेफ्टिस्ट यूनियन की ज्यादा हो, एक सिंगल यूनियन जिसकी सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ है वो भारतीय मजदूर संघ संघ का, भारतीय किसान संघ संघ का, विद्यार्थियों का सबसे बड़ा संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद संघ का, सबसे बड़ा धार्मिक संगठन विश्व हिंदू परिषद संघ का, और सबसे बड़ी पार्टी विश्व की भारतीय जनता पार्टी, उसके दोनों प्रधानमंत्री बाकायदा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे। मैं लोगों से पूछना चाहता हूं, भाई तुम पूछते हो कि ये था वो था, संघ में क्यों नहीं था? बताओ, तुम्हारे कितने संगठन वनवासी क्षेत्रों में काम कर रहे हैं? आपके कितने दलित बस्तियों में काम कर रहे हैं? आपके कितने लोग ऐसे हैं जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन होने के बाद भी बिल्कुल जैसे हॉस्टल का जीवन जीते हुए पूरा जीवन लगाते हुए कार्य करते हुए दिखा रहे हैं? बताइए, जान जोखिम में डालकर बताइए ना कितने काम कर रहे हैं। दिल्ली में बैठकर, एयर कंडीशनड भवनों में बैठकर, विदेश से मिलने वाली फंडिंग के आधार के ऊपर उल्टे सीधे नैरेटिव गढ़ना अलग बात है। दिखाओ कि धरती पे जाके कौन काम, और जो काम करता है वो किसी उद्देश्य से करता है और भारी फंडिंग आती है उसको। कोई धर्मांतरण के लिए काम कर रहा है तो कोई नक्सलियों को उकसाने के लिए। जो गृह मंत्री जी ने कहा नक्सलवाद क्यों समाप्त होने लगा? क्योंकि विकसित नहीं होने देना था। मतलब मैं एक फ्रेज मैंने पढ़ा था और मुझे लगता है कि आज जो विपक्ष की पार्टियां, खासकर कांग्रेस अल्ट्रा लेफ्ट होती चली जा रही है, तो उसने एक बड़ी बढ़िया बात कही थी, फॉर कैपिटलिस्ट मनी इज द कैपिटल एंड फॉर लेफ्टिस्ट पॉवर्टी इज द कैपिटल। तो देश को गरीब रखना है ताकि गरीब को की भावना का दोहन करना है और फिर उसके ऊपर लड़ाते रहना है। उनके साथ समानता समरसता के लिए कोई कार्य नहीं करना है। इसीलिए जो लोग हैं, और फिर मैं लास्ट में कह दूं कि संघ और भाजपा के रिलेशनशिप पे, मैं उसी पे आना चाह रहा था, क्योंकि लगातार आप कह रहे हैं कि संघ के 2 प्रधानमंत्री हो गए, संघ और भाजपा इतना ताकतवर है, जमीन पर काम कर रहा है, फिर भी बाहर की चीज़ों से इतना भय क्यों लगता? अपनी चीज़ें क्यों नहीं समझा पा रहे हैं? और ये क्या कहीं ना कहीं संघ और भाजपा के बीच में सत्ता में आने के बाद, जो वाजपेयी जी कहते थे, अटल बिहारी वाजपेयी, ये सत्ता का अपना चरित्र होता है, तो चरित्र भारतीय जनता पार्टी का बदल गया। वो संघ के जो इथोस थे, जो संघ की जो अपना एक वैचारिक अधिष्ठान था, उससे कहीं डेविएट हो गया क्या? यही एक कारण है, नहीं समझा पा रहे? देखिए, ये भय नहीं है, ये सतर्कता है। क्योंकि जब आप शक्तिशाली होने लगते हैं तो विरोध भी जबरदस्त होता है, तो उससे भी ध्यान रखना। और वैचारिक अधिष्ठान की मैं बात कहूं,
मैं विनम्रता और दृढ़ता से कहता हूं 1951 में जनसंघ बनने से लेके आज तक 75 साल हो गए और 1980 में बीजेपी बनने से लेके 46वां साल है, 45 साल पूरे हो गए। सिर्फ हम ही एकमात्र पार्टी हैं जिसने अपना कोई वैचारिक मुद्दा नहीं छोड़ा है। अगर जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है 1953 में कहा तो 2019 में उसे पूरा करके दिखाया। शायद आज की पीढ़ी को याद नहीं हो, 1966 में जनसंघ ने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में प्रस्ताव पारित किया, यदि हमें कभी सत्ता मिली तो भारत को आणविक शक्ति संपन्न बनाएंगे। 32 साल बाद 1998 में सत्ता मिली, 32 दिन इंतजार नहीं किया, करके दिखाया। राम मंदिर, कॉमन सिविल कोड और भारत के डेवलपमेंट के मार्ग के ऊपर जो विकास का सोचा था। बाकी कोई पार्टी बताइए जिसने अपना एक वैचारिक अधिष्ठान जो 70 साल पहले रहा हो और आज हो, कांग्रेस हो, जनता दल हो, कोई भी हो, आप बता दीजिए। सिर्फ हम ही हैं जो विचार के आधार पर चले थे। चूंकि भाजपा और कांग्रेस में एक मूलभूत अंतर है। भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा प्रेरित कैडर आधारित पार्टी है और कांग्रेस एक सत्ता प्रेरित लीडर आधारित पार्टी है। इस कारण से उनकी संरचना और हमारी संरचना में अंतर, इसीलिए उस वैचारिक अधिष्ठान की वजह से 75 साल में एक बार भी बीजेपी ने आज तक अपना वर्टिकल डिवीजन नहीं देखा। और कांग्रेस 1885 से लेकर आज तक कोई 20 साल बता दीजिए जब वर्टिकल डिवीजन ना हो गया हो, जब तब टूटती रही हर 20-25 साल में। आप कह रहे हैं कि इतनी शक्तिशाली और जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक आरोप लगातार लग रहा है कि जो बात कहते हैं कि हम आंखों में आंखें डालकर बात करेंगे, किसी के दबाव में फैसले नहीं लेंगे, विदेश नीति के मोर्चे पर लगातार। अभी मैं आपसे पहले असदुद्दीन ओवैसी जो AIMIM के अध्यक्ष हैं उनका भी मैं पॉडकास्ट कर रहा था, उनसे भी बात की। उन्होंने कुछ सवाल उठाए, बोले कि जो ट्रम्प कहते हैं उसको कहते हैं ओके। उन्होंने कहा कि ईरान के मसले पर जो हमारे साथ लगातार खड़ा रहा उस पर एक शब्द नहीं बोला गया। ईरान का जहाज़ यहाँ से जा रहा था, उसको अमेरिका ने मार गिराया, उस पर तक कोई कंडोलेंस नहीं दिया गया, कोई आलोचना नहीं की गई। अयातुल्लाह खमेनी को मार दिया गया, नहीं किया गया। उस समय प्रधानमंत्री इजराइल के साथ दिखाई पड़ते हैं जो एग्रेसर राष्ट्र दिखाई पड़ता है, क्योंकि जहां पर वो गया था। तो क्या विदेश नीति पूरी तरीके से ऐसा नहीं लगता कि ट्रंप या अमेरिका के दबाव में? देखिए, जो विपक्ष आरोप लगा रहा है, अब मैं बिल्कुल तथ्यात्मक उत्तर देता हूं, उससे आपके दर्शक समझ जाएंगे कि ये उनकी या तो नादानी है या शैतानी है। ईरान का विषय आया तो उसके 3 जहाज थे। ये तो उनका निर्णय था, एक जहाज लेके वो गए और उस पर अटैक हो गया। दूसरे जहाज ने कहा कि हम भारत में रुकना चाहते हैं, भारत ने कोच्चि में रुकने को दिया और उनके 250 के लगभग सेलर्स थे, सबको यहां पूरा सम्मानपूर्वक रखा है। अब आइए दूसरी बात, उन्होंने कहा कि अयातुल्लाह खमनई की मृत्यु के ऊपर भारत ने शोक नहीं व्यक्त किया, तो यह बात भी गलत है। भारत के विदेश सचिव ने जाकर ईरान की एम्बेसी में शोक प्रस्ताव पे साइन किए। अब टेक्निकली अगर आप कहें, इब्राहिम रईसी जो राष्ट्रपति थे फरवरी 2025 में मारे गए थे, भारत ने पूरा शोक व्यक्त किया था और राष्ट्रीय शोक भी डिक्लेयर किया था, क्योंकि एज पर कॉन्स्टिट्यूशन राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ही हेड ऑफ द स्टेट हैं। इवन वो जाके चेक कर लें, यूएन में जो ईरान की मान्यता है तो वहां हेड ऑफ द स्टेट है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। ये सुप्रीम लीडर उनका अपना अंदरूनी मामला है। अब उनको अच्छा लगता हो, क्योंकि भारत में भी मनमोहन सिंह जी के जमाने में सुप्रीम लीडर थी एक और सुप्रीम कैबिनेट थी, तो मानी हुई बात है। मगर हेड ऑफ द स्टेट का जो प्रोटोकॉल मिलेगा वो मनमोहन सिंह जी को मिलेगा, सोनिया गांधी जी को नहीं मिलेगा। तो उसी प्रकार से भारत सरकार ने बिल्कुल एज पर रूल्स काम किया था। इब्राहिम रईसी राष्ट्रपति थे तो उनको राष्ट्रपति के अनुसार दिया। खमनई साहब सुप्रीम लीडर थे, बड़े नेता थे, तो उनका शोक वहां जाके व्यक्त किया। मगर अब मैं बताना चाहता हूं, या तो उनको समझ नहीं है इस बात की, या फिर अब ये जनता तय करे कि ये नादानी है, शैतानी। अब मैं दूसरी बात कहता हूं, हर युद्ध में विपक्ष क्या चाल चलता है कि भारत को कैसे कमजोर किया जाए। रशिया यूक्रेन की लड़ाई हो रही थी तो ये विपक्ष हमसे कह रहा था कि आप सोवियत रूस के खिलाफ, अब तो सोवियत संघ नहीं है, रशिया के खिलाफ वोटिंग क्यों नहीं कर रहे हैं ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे, जो कुछ यूक्रेन के साथ हो रहा है। जबकि रशिया से हमारा सार मेजॉरिटी क्रूड ऑयल रशिया से आ रहा था। अरे उन्हीं की सरकार के जमाने की लीगेसी है कि 60% डिफेंस इक्विपमेंट्स आज भी रशिया से आते हैं। ब्रह्मोस रशिया से आ रहा और कह रहे हैं उस रशिया के खिलाफ वोटिंग कर दो। वाह, बहुत अच्छी विदेश नीति बता रहे हैं, भारत के नागरिकों की हित की बात कर रहे हैं। अब आइए दूसरी चीज, अब वो कहते हैं इजराइल और हमास में लड़ाई हुई, जो कुछ हुआ वो गलत है। कोई भी व्यक्ति मारा जाए तो संवेदना होनी चाहिए। तो भाई साहब, गाजा से तो हमको धेला नहीं आता था। अब इजराइल के साथ, इजराइल से हमारा डिफेंस
साइबर सिक्योरिटी इंटेलिजेंस के तमाम इनपुट्स और तमाम इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं हमारे, अगर आप देखें तो साहब उसके खिलाफ लड़ जाओ। यानी जहां से कुछ नहीं मिल रहा उसकी बजाय अब आइए अमेरिका और ईरान के साथ। मैं लोगों से पूछना चाहता हूं, भारत का सबसे ज्यादा ट्रेड किस कंट्री के साथ है? अमेरिका के साथ, लगभग $140 बिलियन। और उसमें सबसे बड़ा ट्रेड सरप्लस किसका है? भारत का $45 बिलियन का, मतलब ये प्री टैरिफ में $45 बिलियन, यानी हम 3.5 से 4 लाख करोड़ रुपए अमेरिका से कमाते थे। तू लड़ जा अमेरिका के खिलाफ। ये आप क्या सोच रहे हैं भाई? आप ये करना क्या चाह रहे हैं? अब ईरान की जो लड़ाई है ये इस्लामिक वर्ल्ड की आपसी लड़ाई है। अब वो अबू धाबी, जेद्दा, शारजाह, जॉर्डन, बहरीन सब जगह पे अटैक हो रहे हैं। हमारे 1 करोड़ भारतवासी वहां रह रहे हैं और ईरान में रह रहे हैं 1,000। नहीं, आप खुल के ईरान के पक्ष में आ जाइए, यानी उन देशों से दुश्मनी ले लीजिए जहां के लोग रह रहे हैं, तो भारतीयों की जान को या उनके भविष्य को खतरे में डाल दीजिए। अब मैं आपसे सिर्फ यह कहना चाहता हूं, ये तथ्य सामने रखकर आपके दर्शक अपने आप निर्णय करें कि जो विपक्ष विदेश नीति में तथाकथित ये जो चोला ओढ़कर हमको समझाने का प्रयास करता है, यह नादानी है या शैतानी है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने बहुत ही एक ढंग से कहूंगा कि ये तो वो स्थिति है कि समुद्र में आजकल जहाज जा रहे हैं ना, जहाजों की परिकल्पना लोगों के दिमाग में होगी, समुद्र में आ गई है सुनामी, अगल बगल के जहाज जा रहे हैं पलटे, हमारे जहाज पे झटका लग रहा है, तो विपक्ष क्या कर रहा है? इसके लिए दोष जहाज के कैप्टन का है, सुनामी का नहीं है। अरे उनसे कहो अगल बगल के जहाज पलट गए, वो मत देखो, हमको तो कैप्टन को दोष देना है। तो जिसे एक पंक्ति में मैं कहना चाहूंगा मोदी जी की तरफ से विपक्ष के लिए इस चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में कि हमें इल्जाम मत दीजिए, बहुत अफसोस होता है। हमें इल्जाम मत दीजिए, बहुत अफसोस होता है। बड़ी तरकीब से कश्ती यहां तक लेके आए हैं, बदल देते हैं हम दरिया की लहरें अपनी हिम्मत से, आंधियों में भी अक्सर चिराग हमने जलाए हैं। पर डॉक्टर साहब, लोग तो कह रहे हैं कि आंधियों में चिराग जलाने की आप बात कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि ट्रंप जो कहता है उस पर ओके कर देते हैं मोदी जी, चाहे ऑपरेशन सिंदूर के समय रुकवाना हो या अभी बार बार टैरिफ को लेकर लगातार बयानबाजी हो, भारत की तरफ से उस तरीके से प्रतिकार नहीं हुआ। बड़ी विचित्र बात ये करते हैं। जिस समय ट्रंप ने कहा ऑपरेशन सिंदूर में डील के लिए हुआ, तो डील हुई क्या? मतलब कैसी बात कर रहे हैं? डील तो उसके 10 महीने बाद हुई। दूसरी बात, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने आज तक भारत के विरुद्ध या प्रधानमंत्री जी के विरुद्ध कोई व्यक्तिगत बयान दिया हो तो बताइए। अरे नेटो कंट्रीज के लिए कहा कि दे आर कावर्ड, शी जिनपिंग के लिए बोला, पुतिन के लिए बोला, छोटे मोटे देश तो छोड़ दीजिए, अपने एलाइज के लिए बोला। कोट करिए ना, क्या बयान बोला है। हां, उन्होंने नीतियों से हमारे उसमें किया, नीतियों से हमने जवाब दिया। उन्होंने टैरिफ लगाया, हमने जीएसटी कम करके अपने को सस्टेन कर लिया। उन्होंने कहा तो फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि जो ऑपरेशन सिंदूर का समय था 22 अप्रैल से लेके, और उन्होंने कोई अगस्त तक की डेट, इस दरमियान भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच में कोई टेलीफोनिक बातचीत नहीं हुई। अब इसके अलावा और क्या हो सकता है? और फिर भी अगर आज भी मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अगर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बयान पर भरोसा है तो पूरा भरोसा करो। ट्रंप ने तो यह भी बयान दिया कि भारत और पाकिस्तान के बीच में न्यूक्लियर वॉर होने वाली थी, 3.5 करोड़ पाकिस्तान की जनता खत्म हो जाती। विश्वास है क्या इस पे? नहीं, उस पर तो हम नहीं होने वाली नहीं थी क्योंकि भारत ने कहा है। ठीक है, भारत की बात पे पूरा भरोसा करो। नहीं, भारत की बात पे पूरा भरोसा नहीं, वहां पे ट्रंप की बात का उतना भरोसा है। अब आइए, ट्रंप ने तो यह भी बोला भारत और पाकिस्तान के बीच में 1000 साल से लड़ाई है। मैं पूछना चाहता हूं विपक्ष से, भरोसा है ट्रंप की इस बात पे? 78 साल पहले बना हुआ देश हमें 1000 साल से लड़ रहा। हाँ, वो गलत नहीं कह रहे हैं। पाकिस्तान कहता है कि उसकी स्थापना 712 में मोहम्मद बिन कासिम के आने से हुई थी, और 1000 साल की लड़ाई वही है जो अभी सोमनाथ स्वाभिमान पर्व 1000 साल का मनाया गया है 1026 में। महमूद गजनी ने जिस दिन सोमनाथ को तोड़ा था, वो मानते हैं कि वहां से उनकी विजय शुरू हुई थी। और ये बात मैं हवा में नहीं बोल रहा हूं, इसलिए पाकिस्तान अपनी मिसाइल का नाम गजनी रखता है, गोरी रखता है, बाबर रखता है। मानो तो ट्रंप की पूरी बात मानो, या फिर भारत की बात पूरी मानो। ये इधर से उधर जो आप चेरी पिकिंग करते हैं, फिर मैं कह रहा हूं, इससे शक होता है कि या तो आप नादानी कर रहे हैं या शैतानी कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, नारी
शक्ति वंदन अधिनियम जो है आने वाला है 16, 17, 18 को विशेष सदन है, लेकिन इसमें लोग कह रहे हैं कि ये जो परिसीमन और जो जनगणना की शर्त लगाकर ये कर तो दिया गया। विपक्ष की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे का भी आरोप है कि हमसे चर्चा नहीं की गई, अचानक बुला लिया गया। तो दो तरीके के आरोप लग रहे हैं, एक तो इसको टालने की बात कही जा रही है और दूसरा ये कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल का चूंकि चुनाव उसके मतदान से पहले जानबूझकर इस तरीके का एक पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए ये पूरा शिगुफा फैलाया जा रहा है। देखिए, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, पहली बात तो मैं कह दूं, जब नई संसद में जब पहला अधिनियम पारित हुआ तो यही पारित हुआ, तब यही विपक्ष आरोप लगा रहा था कि आप क्यों परिसीमन और उसकी बात कर रहे हैं, इसी पे तुरंत कर दीजिए। अब जब इसी पे तुरंत कर रहे हैं तो भी समस्या है, और चुनाव से जोड़ना बहुत आपत्तिजनक है। इनको हर चीज चुनाव की नजर आती है। ये भारत की राजनीतिक, संवैधानिक, सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था का युगांतर स्थापित होने वाला है। ये इतना विराट परिवर्तन है कि इसको एक चुनाव से तौलने की बात करना, और वो भी एक राज्य के चुनाव से, मुझे लगता है ये बहुत आपत्तिजनक है। और मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूं, भाई केरल में तो विपक्ष ये मानता है कि हम सत्ता के दावेदार नहीं हैं, चुनाव जहां जहां राज्यों में हो रहे हैं। तमिलनाडु में हम मुख्य प्लेयर नहीं हैं, ठीक। हम असम में सत्ता हमारी है, हम डिफेंड कर रहे हैं, और बंगाल में हम प्राप्त करना चाह रहे हैं। तो आपके हिसाब से 4 में से 2 राज्यों में जो आप है नहीं और एक राज्य का, तो मुझे लगता है ये बिल्कुल अनर्गल प्रलाप है। और इस महान परिवर्तनकारी क्षण पे विपक्ष को राजनीति करने से बचना चाहिए। और मैं एक और बात भी कह दूं, भारत इसलिए महान है क्योंकि भारत ने अनादिकाल से, प्राचीन काल से लेके आज तक नारी शक्ति को समान स्थान दिया है। हम ही एक ऐसे देश हैं जहां सैकड़ों सालों से, हजारों सालों से जिस ढंग की पावर रही, मैं छोटी सी बात बताना चाहता हूं। लोगों ने बाजीराव मस्तानी फिल्म देखी होगी, और फिल्म में से वो छोड़िए, पेशवा बाजीराव इतने शक्तिशाली होकर भी अपनी मां की आज्ञा की अवहेलना नहीं कर सकते थे। मैं दृढ़ता और विनम्रता से पूछता, बताओ भाई, दुनिया में कोई ऐसा था जहां स्त्री की इतनी ताकत कि जो पेशवा है यानी प्रधानमंत्री है, वो उसकी हैसियत नहीं है कि वो अपना व्यक्तिगत निर्णय भी अपनी मां की इच्छा के विरुद्ध कर सके। और जो लोग, वो एक अलग लंबा विषय हो जाएगा। मताधिकार भी देने वाला भारत पहला देश था उस जमाने में। महिलाओं को बराबर की शक्ति स्वतंत्रता आंदोलन के समय से लेके बाद के समय तक मिली। और प्रधानमंत्री जी ने एक और बहुत अच्छी बात कही कि पहले पंचायतों में मिला है। आपने देखा होगा, जो जिला पंचायतें हैं, नगर पंचायतें, उनमें स्थान दिया गया। उससे ऊपर उठकर अब विधानसभा और लोकसभा में आए। यानी जिसे कहते हैं, ये ग्राउंड पे पहले लीडरशिप डेवलप करके फिर उसे ग्रेजुअली लेते हुए इवॉल्व करके लाना एक बड़ी प्रक्रिया। इसमें कहां चुनाव होना, और वो भी एक राज्य के चुनाव तक लाने की बात कर रहे हैं। ये जो ऐसा कोई कर रहा है, ये उसकी क्षुद्र बुद्धि और छोटी सोच को दिखाता है। अब डॉक्टर साहब, एक सवाल लगातार उठ रहा है, पार्टी के अंदर, पार्टी के बाहर, अनौपचारिक चर्चा में लोग बात करते हैं, बाहर भी बात करते हैं कि सब कुछ मोदी में है। आफ्टर मोदी क्या? 75 साल की भी आयु सीमा क्रॉस हो चुकी है। अब 2029 में भी, हालांकि अमित शाह जी ने और तमाम लोगों ने कहा है, आप लोग भी कहते हैं कि वो चेहरा रहेंगे, लेकिन कभी ना कभी तो एक विकल्प चाहिए होता है ना। तो सब कुछ एक वैचारिक अधिष्ठान वाली पार्टी एक चेहरे के इर्द गिर्द सिमट कर रहेगी, उसके आगे कुछ दिखाई पड़ता है? देखिए, जो लोग कहते हैं सब कुछ मोदीमय है, ये सर्वथा अनुचित है। क्या मोदी और पार्टी कुछ अलग है क्या? प्रधानमंत्री मोदी जी वो हैं जिन्होंने लगभग पूरे भारत को भाजपामय कर दिया है। और वैचारिक अधिष्ठान की पार्टी, तो जितने हमारे वैचारिक मुद्दे थे, यदि वो लगभग सारे निर्णायक परिणति तक पहुंचे हैं तो प्रधानमंत्री मोदी जी के समय में पहुंचे हैं। अब आइए, जितनी भी योजनाएं बननी है, सब में प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री योजना या अटल पेंशन योजना, मोदी जी ने अपने नाम से तो कुछ नहीं किया है। अब आइए, जितनी भी हमारी पार्टी के नारे लगते हैं, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हां, मैं तो वो लोग हैं। और उसके बावजूद प्रधानमंत्री मोदी जी वह व्यक्ति हैं जिन्होंने हमें 75 साल के राजनीतिक इतिहास में, जनसंघ से लेकर भाजपा तक, यानी 45 साल भाजपा और जनसंघ जोड़ लें तो 75 साल, भाजपा को आज तक के अपने सर्वोच्च स्थान तक पहुंचाया है। और दूसरे लोग वो हैं जिन्होंने 140 साल की कांग्रेस को निम्नतम स्तर तक पहुंचाया है। और जब अटल जी थे तब भी यही था। आप याद करिए, क्या नारा था 98 में, अब की बारी
अटल बिहारी। 2004 में भले ही हम लोग चुनाव नहीं जीते थे, क्या हुआ था? वोट अटल को, वोट कमल को, कहो दिल से अटल फिर से। तो हम लोग उस समय भी यही कहते थे। तो जो नेतृत्व है उसके अनुसार ही चीज रहती है, और हमारा नेतृत्व इतना प्रामाणिक, प्रभावी और संवेदनशील है कि समाज के सभी वर्गों को सामंजस्य करते हुए मैं कह सकता हूं मोदी जी ने भारत के इतिहास में युगांतर स्थापित किया है। लॉन्गेस्ट सर्विंग हेड ऑफ द गवर्नमेंट हो गए हैं। चलिए, अब डॉक्टर साहब मैं बस वन लाइनर पूछूंगा, बातें तो बहुत कुछ करना चाहता हूं लेकिन लगातार समय की भी सीमा है। मतलब मैं आपसे पूछूं कि विपक्ष का सबसे सुलझा हुआ प्रवक्ता अगर मैं पूछूं, पहला सवाल मैंने आपसे पूछा था जिससे बहस करके आपको लगता है कि कुछ मिला, मजा आया। विपक्ष इतना उलझा हुआ है कि कोई प्रवक्ता जो सुलझा हुआ हो भी, एक तो मैं किसी का नाम लेके उसके लिए समस्या नहीं पैदा करना चाहता, वो चाहे भी तो उसके लिए मुझे वो शेर याद आता है कि किस्मत हमारी गेस हुए जाना से कम नहीं, जितना सुलझना चाहा उतने ही बल पड़े। तो कोई सुलझा हुआ व्यक्ति आएगा तो वो सुलझा नहीं पाएगा, ये उनकी विवशता है, क्योंकि वो जिस इकोसिस्टम के हाथ में आ गए। यहां मैं एक लाइन और कहूं, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस का जो अल्ट्रा लेफ्ट इकोसिस्टम है वो कांग्रेस को सत्ता में लाने में इंटरेस्टेड नहीं है। राहुल गांधी जी आज जिन सलाहकारों में, वो भारत में अराजकता उत्पन्न करने में इंटरेस्टेड है। जैसे मैं उदाहरण के लिए बताऊं, बिहार का चुनाव था, उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को इशू नहीं बनाया। बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा है जो हर चुनाव का स्थायी मुद्दा है और दुनिया के हर देश का स्थायी मुद्दा है। विकसित से विकसित देश में भी कोई नहीं कह सकता कि सभी लोग रोज। आपने बिहार में रोजगार को मुद्दा नहीं बनाया, आपने लॉ एंड ऑर्डर को मुद्दा नहीं बनाया। आप उनको सलाह दे रहे हैं कि आपको नहीं, ऐसा नहीं, करना नहीं, चाहिए। आपने एसआईआर को मुद्दा बनाया। अर्थात आपका लक्ष्य चुनाव जीतना नहीं, भारत की चुनावी व्यवस्था के प्रति अनास्था उत्पन्न करना था। ये फूड फॉर थॉट है देश के लिए। डॉक्टर साहब, आप इंजीनियर हैं, आपने पीएचडी किया, मैकेनिकल इंजीनियर से आपने बीटेक किया, फिर पीएचडी किया, आपने पढ़ाया भी। तो वैसे तो आमतौर पे लोगों से पूछता हूँ कि आप ये ना होते तो क्या करते, लेकिन उसके साथ में आप बहुत कम उम्र में सूचना सलाहकार बन गए राजनाथ सिंह जी के, जब वो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हुआ करते थे। उसके बाद यहाँ तक का जो सफ़र है, आपको लगता है कि जो आपका कैरियर या जो आपका जो जीवन है, इससे आप संतुष्ट हैं? आपको लगता था कि पढ़ाना ही ज़्यादा अच्छा था? देखिए, जो लोग भी जीवन के मध्य आयु तक भी आ गए होते हैं, इवन मैं कहूँगा 30 के ऊपर भी जो हो गए होंगे, 40-45 के ऊपर वाले तो पक्के मान लीजिए, ज़रा गौर से अगर सोचेंगे तो सब कुछ आपकी योजना के अनुसार नहीं होता है। जिसे ज़ौक़ का एक शेर है कि ज़ौक़ दुनिया के समंदर में ये कश्ती उम्र की, जिस जगह पर जा लगी वही किनारा हो गया। या रामचरितमानस में कहें कि तुलसी जस होतव्यता तैसे मिले सहाय, आप न जावे ताही पर ताही तहाँ ले जाए। इट इज़ नॉट यू हु गोज देयर, इट इज़ योर डेस्टिनी विच टेक्स यू देयर। आपके जीवन की सबसे पसंदीदा किताब अगर मैं पूछूं, और जो आप कहेंगे युवाओं को जरूर पढ़ना चाहिए? देखिए, ये प्रश्न इसलिए मैं बहुत उपयुक्त नहीं मानता हूँ क्योंकि ये उन विचारों से प्रेरित है जहाँ सब कुछ एक किताब में होता है। हम लोग लाइब्रेरी वाले हैं, बल्कि लाइब्रेरी नहीं, गूगल के कैटलॉग्स भरे पड़े हैं। तो इसलिए, और दूसरी बात, हमारी यहाँ किताब नहीं है। मैं अपने युवा साथियों को भी बताना चाहता हूँ, हिंदू धर्म ग्रंथों में सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज नहीं है, अनुभूति भी है। तो आप जो गूगल बाबा की जो आपको उपाधि मिली हुई है, वो अब तो मैं कह दूं एआई बाबा भी आप बन जाएंगे। जिस तरीके से अल्टमैन ने भी कह दिया कि वो ब्रह्म की बात कर रहे हैं, वहाँ पर आप वहाँ से भी जोड़ते हैं। तो ये अनुभूति की वजह से ही है जो आपकी फोटोग्राफिक मेमोरी है? नहीं, देखिए, ये भगवान ने सभी को दिया हुआ है, सिर्फ इस पे है कि हम किस चीज़ का कैसे प्रयोग करते हैं। जैसे जब मैं पढ़ाता था यूनिवर्सिटी में, तो हमसे कई बार स्टूडेंट पूछते थे, सर आपको इतना याद कैसे रहता है? तो मैं 30 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, तो 25-30 साल पहले, तो मैं उनसे कहता था उस ज़माने के हिसाब से, मैंने कहा ये बताओ तुमने 10 साल पहले अगर कोई पिक्चर देखी थी, उसका कोई सीन अच्छा लगा तो आज तक याद है कि नहीं? रेड टी शर्ट पहन के आके अमिताभ बच्चन आता है, लात मार के दरवाजा खोलता है, फिर शेट्टी का गला पकड़ के कहता है मेरे पास सिर्फ 10 मिनट का वक्त है, पहले 5 मिनट तुम्हारी पिटाई करूंगा, अगले 5 मिनट तुमसे 5 सवाल पूछूंगा। तो ये रटा तो नहीं था। कोई गाना अच्छा लगा तो उसकी 2 लाइनें आज तक याद है, और बहुत अच्छा लग गया तो 4 लाइनें भी याद है। तो सभी को भगवान ने यह क्षमता दी है, सिर्फ आपके ऊपर है कि आप अपना मन या चित्त किस में लगाते हैं। मूवीज के गाने याद रहते हैं, मूवीज के ट्रेंड याद रहते हैं, और हम अपनी पढ़ाई वाली चीज हमें बोझ लगती है, इसलिए वो नहीं याद रहती है। तो सिर्फ इसी के ऊपर होता है। इसीलिए हमारे यहाँ
बुद्धि की महत्ता नहीं है। अब युवा पीढ़ी ये भी समझना चाहिए, हमारे यहाँ मन की महत्ता है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बता रही इंटेलिजेंस कैन बी आर्टिफिशियल बट संकल्प हमारे यहाँ का संकल्प कैन नॉट बी आर्टिफिशियल। आपसे कहा जाता है, अगर पूजा के समय पंडित कहते हैं संकल्प लीजिए, तो या तो आप संकल्प ले रहे हैं या आप झूठ बोल रहे हैं। आपने मन से संकल्प नहीं लिया और आप सामने केवल झूठ बोल रहे हैं। तो या तो आप संकल्प लेंगे या नहीं लेंगे, यानी संकल्प होगा या नहीं होगा। आर्टिफिशियल संकल्प नहीं हो सकता, संकल्प एक्चुअली होगा या नॉन एग्जिस्टेंट होगा। इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल हो सकती है, इसीलिए इंटेलिजेंस का महत्व आने वाले समय में कम और अनुभूति का महत्व अधिक होगा। चलिए, मुझे लगता है कि अब इस नोट के बाद सवाल मुझे पूछने की आवश्यकता नहीं है। तो ये थे डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, और मुझे लगता है कि जिस तरीके से उन्होंने, जो उनकी शैली है और जिसके लिए वो जाने जाते हैं, उन्होंने अमर उजाला के इस कार्यक्रम अनम्यूट भारत में अपनी बात रखी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका, और आप लोग देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।